अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। कल एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी और वो कैसे शेयर करती है, हम खुद उसके इतने सदमे में थे दो चार कि आपके साथ वो शेयर करना ही भूल गए। लेकिन वो शेयर करें या ना करें वो चीज़ तो हो गई हमारे साथ। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 55 पैसे का इजाफा हुआ है। लोग शदीद परेशान है कि भाई जाते जाते भी निगरान हुकूमत ने लोगों पे गिरा दिया है कि पेट्रोल बॉम्ब। उसके अलावा अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। लोग परेशान है कि भाई हम तो ये सुन रहे थे कि 2024 में, क्योंकि जितनी भी हम सर्विस देख रहे थे जी कि इदारा शुमारियात की रिपोर्ट बता रही है कि आने वाले दिनों में चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन कल लोगों की चीखें निकल गई। उन्होंने कहा भाई वो कौन सी सस्ती चीज़ें जिनका हमसे जिक्र किया जा रहा था। आप खुद सोचें, 13 रुपये 55 पैसे जो कीमत पेट्रोल की फ़ी लीटर बढ़ी है, इससे किरायों की कीमतों में कितना इजाफा होगा। सिर्फ इसे किराए नहीं बढ़ते, जो आप सब्ज़ी या फल ख़रीदने जाते हैं तो उसकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। अशिया ख़ुरोनोश की चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाती हैं और वो ये कहा जाता है कि क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के पैसे बढ़ गए हैं और ये जो फल हैं, ये सब्ज़ियां हैं, इनको लाए जब जाता है तो फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में पैसे बढ़ने की वजह से इनकी कीमतें भी बढ़ गई। सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर अल्लाह करे जी आगे जो भी हुकूमत आए वो आवाम के लिए ऐसे फ़ैसले ले या फिर सब्सिडाइज चीज़ें कर दे कि ठीक है जी आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है तो उन लोगों के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, जो बड़ी फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूज़र, बड़ी बड़ी गाड़ी 1000 सीसी से ऊपर जितनी भी गाड़ी है, ठीक है, उनमें समझ में आती है कि आप उसमें जो है आपने जो पेट्रोल डालना है तो उनको पेट्रोल जो है ना वो अलग दामों में मिलेगा। और वो लोग जो कि बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं या फिर छोटी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं या रिक्शा चलाते हैं, उनको सब्सिडाइज इसकी कीमत होनी चाहिए। अल्लाह करे जी आने वाली हुकूमत में इस हवाले से कुछ ना कुछ काम ज़रूर किया जाए ताकि लोगों को मिले रिलीफ। एक अच्छी चीज़ सुबह सुबह हुई कि अब्र करम बरसी कराची में, लाहौर में तो कल बड़ी बारिश हुई है, इस्लामाबाद में बारिश हुई है, लेकिन कराची के शहरी आज सुबह सो के उठे, बारिश हो चुकी हुई थी, बारिश का काम तमाम हो चुका था, सड़कें गीली इनको मिली और तब उनको पता चला कि भाई हम सोए हुए थे, पीछे से बारिश हो गई। खैर जी, ये तो तमाम तो चीज़ें होनी ही हैं, लेकिन जो चीज़ होनी है और वो बिल्कुल हो रही है वो है 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात। और आप सबको मालूम है कि मुल्क में जो चल रही है इलेक्शन कैंपेन, इसमें हर पार्टी अपने वोटर से नित नए अंदाज में दावे कर रही है। सियासत के मैदान में रोज़ कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है और जहां हम देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफरत अंगेज़ बयानात दे रहे हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, तो कहीं कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। वहीं हमने देखा कि कैप्टन सफ्तर की एक वीडियो जो है वो बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो एक नन्हे कारकुन को, जो उनकी मुखालिफ पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अपने दोनों कंधों पे झंडा उठाया हुआ है, वो वहाँ खड़ा है, वो आते हैं, उस बच्चे को सर पे प्यार करते हैं, गले लगते हैं और उसके बाद उन्होंने ये वीडियो खुद अपने एक्स पे पोस्ट भी की हुई थी, यानी कि ट्विटर पे जो फॉर्मर जो ट्विटर है उस पर पोस्ट की हुई था, लिखा हुआ था ये बच्चे भी तो हमारे हैं। तो ऐसे ही रवैयों को की हमारे सियासत में सियासी क़यादत को ज़रूरत है। मैं ज़रा चाहती हूँ आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ। ये फुल पे ज़रा चला दे मैं ये वीडियो। और ये देखिए, ये इतना ये जो एटीट्यूड है, बेसिकली हमें ये एटीट्यूड अपनाने की ज़रूरत है। हमारे बड़े बड़े मंजे हुए सियासतदान जो कि अब हम, जिनमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ जानी चाहिए और लोगों को भी चाहिए कि भाई रिस्पेक्ट करना सीखें। अगर आपके डिसएग्रीमेंट्स हैं, अगर आप किसी मुखालिफ पार्टी को वोट देते हैं या आपका नज़रिया आपसे मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे नफ़रत करने लग जाएं। ये बच्चे, ये मुल्क, हम तमाम तर लोग सबसे पहले जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और हमें एक दूसरे का कुछ भी हो जाए, चाहे कोई किसी भी पार्टी का सपोर्टर है, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खैर जी, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन रह गए हैं इंतखाबात में। मुल्क के बाज़ इलाकों और सूबों में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन के ना होने के हवाले से भी एक बार फिर सवाल सर उठाने लगे हैं। खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल ने माहौल को कशीदा कर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है सीनियर तज्ज़ियाकार सवाल ज़ाफ़िर को और ज़ैगम खान साहब को। हमारे साथ मौजूद होंगे। सवाल ज़ाफ़िर साहब तो खैर थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ और सीनियर सहाफ़ी ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग ज़ैगम खान साहब। ज़ैगम खान साहब, मुल्क की इस वक्त जो मजमूई तौर पर सियासी सूरत हाल है वो आपको कैसी दिखाई दे रही है? साज़गार दिखाई दे रही है इंतखाबात के लिए? देखिए, इंतखाबात तो होने जा रहे हैं और इस तरह के हालात नहीं है कि इंतखाबात मुलतवी करने पड़ें। पाकिस्तान के सियासी हालात इस वक्त बहुत कशीदा हैं
एक पार्टी जो है वो एक लिहाज से इंतखाबात से बाहर है, उसके पास इंतखाबी निशान नहीं है, वो मुश्किल में है। किस वजह से है ये एक अलग बात है। बाकी पार्टियां जो हैं वो मैदान में हैं। तो हमारी सियासी सूरत हाल कोई बहुत आइडियल नहीं है, जमहूरी सूरत हाल आइडियल नहीं है, लेकिन बहरहाल इंतखाबात अपनी तरफ इंतखाबात की तरफ जो हैं हम सब जा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव बात है और मेरे ख्याल में इस बात का बहुत कम शक व शुबा होना चाहिए कि इलेक्शन इंशाल्लाह अब अपने वक्त पर होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे आपने कहा कि अब तो खैर किसी भी चीज़ का लोगों में भी शुबा बाकी रहना ही नहीं चाहिए कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। लेकिन मैं ज़रा चाहूँगी कि अभी आपने भी वीडियो देखी होगी, कल कैप्टन सफ्तर ने एक बड़ी अच्छी एक वीडियो डाली और उन्होंने कहा कि ये बच्चे भी तो हमारे पे। साथ में हमने ये भी देखा कि मुल्तान में जब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी वो भी जब अपनी कैंपेन कर रहे थे तो सामने से बैरिस्टर तैमूर मिर्ज़ा जो कि एक तरफ से सपोर्ट करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनसे उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रीट किया। तो कितना ज़रूरी है कि हमारे ये जो सियासतदान हैं, ये जो हमारे लीडरान हैं, ये इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाएं कि लोगों के अंदर नफरत ना पैदा हो, चाहे वो किस सामने वाले बंदे का किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो। देखिए, मैं एक और वीडियो आपको याद दिलाऊंगा। 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी और जब उनकी शहादत हुई थी तो अस्पताल में नवाज़ शरीफ पहुंचे थे और नवाज़ शरीफ आपको बहुत शॉक्ड और दुख में लग रहे थे और वहाँ वो जो पीपल्स पार्टी के कारकुन थे उनसे गले मिले थे, उनसे दुख का इजहार किया था, उन्होंने एक्सप्रेस किया था। पूरे पाकिस्तान ने इस बात को बहुत पसंद किया था और इन दो पार्टियों के दरमियान में जो नफ़रतें थीं वैसे तो वो कम होना शुरू हो गई थी 2006 के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, लेकिन इसके बाद वो तकरीबन ख़त्म होकर रह गई। ये तो वो दो पार्टियां थीं जो 1.5 दहाई तक गुत्थम गुत्था रही थी, बहुत एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की थी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ अदालतों को, कानून को इस्तेमाल किया था। मियां नवाज़ शरीफ ने नैब की जो पहली शक्ल थी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी, वो बनाई थी सिर्फ पीपल्स पार्टी का रगड़ा लगाने के लिए, लेकिन एक नए माहौल की इब्तिदा हुई थी। कुछ सियासतदान ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो नफ़रत पसंद है, अगर वो नफ़रत अंगेज़ी करेंगे, झगड़ा करेंगे, ऊंचा बोलेंगे तो लोग उनको पसंद करेंगे। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं जो इस तरह की ज़ुबान को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद, शायद गालिब अक्सरियत ऐसी है जो एक मुख्तलिफ़ तरह का माहौल देखना चाहती है। तो 2018 और 2013 में लोगों ने मुस्लिम लीग नवाज़ को इस चीज़ का वोट दिया, अप्रिशिएट किया। इसी तरीके से आप देखिए भारत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी होती है और उसका वो वोट वहाँ की हुकूमत लेती है। पाकिस्तान में कोई भी पार्टी किसी गैर मुल्की क़ुव्वत के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़ भी नफ़रत अंगेज़ी नहीं करती, बड़े आराम से पार्टियाँ लड़ती हैं, इलेक्शन जीतती हैं। हमारी ये बदकिस्मती है कि 2014 के बाद से पाकिस्तान की सियासत में ख़ास तरह की नफ़रत अंगेज़ी आई है और मैं उसका इल्ज़ाम इमरान खान की जो पॉपुलिस्ट सियासत है उसको दूंगा। जिस तरह के वो डेमागोग हैं, जिस तरह के वो मुखालिफिन पर हमला करते हैं और जिस तरह उन्होंने गुस्से पर मबनी एक सियासत बनाई है जिसमें उनके नौजवानों के ख़िलाफ़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो सब दूसरी पार्टियों को, लीडर्स को, उनको चोर, चक्के, डाकू समझते हैं जब तक वो उनकी पार्टी में शामिल ना हो जाएं। तो ये कैसा माहौल है। सारी जगहों पे ज़ैकुम खान साहब, हमने ये भी देखा कि ख़वातीन का भी एहतराम नहीं किया जाता। ट्विटर पे स्पेसिफिकली, जो कि खैर एक्स कहलाता है, उस पर भी ख़वातीन को टारगेट किया जाता है। और अब एक चीज़ जो हमने देखा है कि अगर कहीं पे भी आपकी अगले से डिसएग्रीमेंट हो तो बजाय ये कि ठीक है आप उसको रिस्पेक्ट करना सीखें कि चलें ठीक है, या आप फ़ौरन ही गाली दे देते हैं। और सॉलिह ज़ाफ़र साहब भी उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। तो सॉलिह ज़ाफ़र साहब, आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि अब हमारे डिसएग्री करने का स्टाइल बड़ा चेंज हो गया हुआ है। हम बजाय ये कि कोई अगर बंदा अपना स्टांस सामने पेश करता है तो हम भी अपना स्टांस सामने रखें, मौक़िफ़ सामने रखें, हम उसको सीधा ही गाली बक देते। तो ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए कितनी खौफनाक बात है। देखिए जी, शाइस्तगी का तकाजा तो यही है कि हम शाइस्तगी का तकाजा तो यही है कि हम एक दूसरे का एहतराम करें। सियासत जो है ये तो कबायली दुश्मनी नहीं होती, ये एक सियासी मुकाबला है और राय दहिंदगान को ये मौका मिलना चाहिए कि जिसकी कारकर्दगी अच्छी है, जिसका माजी अच्छा है या जिसके वादे वईद पर उनको एतबार है, उसको उनको चुनने का मौका मिलना चाहिए। जैसे अभी ज़ैकुम खान साहब कह रहे थे कि वो डेमागोग है, तो पाकिस्तान की सियासत में ये जो रुझान आया है
ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक शुरू में, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का बड़ा कंट्रोल्ड मैसेजिंग होती थी। उसमें खुदा ना खासा ऐसी बात नहीं होती थी कि वो कहते होंगे कि आग लगा दें, तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, ये जो मेरे सामने शख्स बैठा है ये मेरा ही दुश्मन नहीं, आपका भी दुश्मन है, पूरे माशरे को उसके खिलाफ उठा दिया जाए, ऐसी बात नहीं थी। वो हल्के फुल्के अंदाज में, जिस तरह के वेस्टर्न डेमोक्रेसी में लोग एक दूसरे के बारे में तबसरा करते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि पिछले एक दिहाई में जो लोग सियासत में आए उनको सामना करना पड़ा एक ऐसे शख्स का जिसको ऐसे कहा गया डेमागोग है, और बिल्कुल मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि वो डेमागोग है जिसके पास ना सोचने की सलाहियत है, ना वो ये चाहता है कि किसी का भला हो, वो सिर्फ ये चाहता है कि उसका ज़ाती भला हो, अपनी जमात का भी वो शख्स भला नहीं चाहता, और उस शख्स की वजह से ये सारी सूरत हाल ख़राब हुई है। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि अभी वो आपने एक तस्वीर देखी कैप्टन सफदर की, और इससे पहले वो नकवी वो गिलानी साहब ने एक मंजर आपको सामने पेश किया। ये जो इस तरह के जेस्चर है इनकी तारीफ ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन तब्दीली उस वक्त आएगी जब ये लोग जो समिट पे बैठे हैं, जो टॉप पे बैठे हैं, इनकी सोच में तब्दीली आए। और जो लोग डेमागोग होते हैं मेरी शरह के मुताबिक वो नाकाबिल इस्लाह होते हैं, उनकी ज़हनी साख इस तरह होती है कि जिसमें वो सिर्फ अपने सिवा किसी और के वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये हमारी सियासत की, हमारे मुल्क की, जमहूरियत की ये बदकिस्मती है कि हमें एक ऐसे शख्स से वास्ता पड़ा है जो कि जिसकी से जो है वो अवाम के अच्छे खासे तबके तक है, और वो उनको ना तो इस्लाह की तरफ लाना चाह रहा है। अब देखिए वो शख्स जेल में बैठकर, कैद में बैठकर, वहाँ पर भी जो उसकी मैसेजिंग हो रही है, जो वो गुफ्तगू कर रहा है, वो इतनी खौफनाक है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। मसलन पिछले दिनों उन्होंने कहा कि अभी ये ना हुआ, वो ना हुआ, मेरे पास एक प्लान बी है, प्लान सी है, प्लान डी है, और उसके वो ये तो इत्तेफाक है कि लोगों तक वो उस तरह का मैसेज नहीं पहुंच रहा जिस तरह की वो मौसूफ गुफ्तगू करते हैं, वरना उनका जहन में यही है कि वो लोगों को कह रहे हैं कि निकलो बाहर, और बाहर जा निकल के क्या करो। ये अंडरस्टूड बात है। जैसे ज़ैनुल खान साहब आपने बात की ना कि नफरत अंगेज जो सियासत की जा रही, ना सिर्फ ये कि नफरत अंगेजी की जा रही है बल्कि गलत बयानी से भी काम लिया जा रहा है। अभी आप देखें बाजोड़ में जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं रेहान ज़ेब खान, उनके कत्ल के बाद हमने देखा कि फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहना शुरू किया जी ये तो हमारा, हमने इसको वोट, ये तो हमारी उस पर थे, क्या कहते हैं ना कि हमारा कैंडिडेट था और हमने इसको टिकट दी हुई थी। लेकिन बाद में फिर जो इलेक्शन कमीशन ने जो फहरिस्त जारी की तो पता चला जी कि वो जो NA, क्योंकि वो NA 8 से भी लड़े थे और PK 22 से भी लड़े, तो पता चला जी NA 8 से तो पाकिस्तान तहरीक गुल जफर खान को टिकट दिया हुआ था, और उसके बाद अगर हम PK 22 की बात करें तो वहाँ पे गुलदाद खान थे, वो करे थे, यानी कि वो वहाँ के बिल्कुल कैंडिडेट नहीं थे और ना उनको टिकट मिली थी, वो अलहदा से इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे थे। तो यहाँ पे जो ये गुमराह किया जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि हर वाक़ये से जहाँ पे भी उनको कोशिश वो कर पा रहे हैं वो सिंपैथी वोट लेना चाह रहे हैं? बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातों में ये भी एक ट्रेडिशन रही है, और ये पुरानी ट्रेडिशन है कि हमदर्दी हासिल करने के लिए और इश्तियाल दिलाने के लिए कोई भी एक बेचारा अगर लावारिस मर जाता है, कोई राहगीर मर जाता है तो उसको अपना वो कारकुन डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन ये तो लीडर का मामला है, लीडर तो रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, इनका PTI का एक बैकग्राउंड ज़रूर है, लेकिन जैसे आपने बताया इस वक्त ये PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, और हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। PTI के होते तो भी हमारे लिए बहुत दुख की बात होती, जमात इस्लामी के होते, JUI के होते, ये तो पाकिस्तानी है। देखिए कोई भी पाकिस्तानी इस तरीके से जाता है, ये तो पाकिस्तान की दहशतगर्दों के साथ जंग है जिसमें 25 करोड़ पाकिस्तानी एक तरफ हैं और ये चंद हज़ार दरिंदे जो हैं वो एक तरफ है। ऐसे वाक़े को डिवीजन के लिए इस्तेमाल करना तो बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि ये वैसे वाक़े हैं जब हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए, जहाँ पे अगर PTI का भी कोई कारकुन शहीद होता है तो तमाम जमातों को, जो उनके मुखालिफ भी, उनको इकट्ठा होना चाहिए, और अगर ANP का शहीद होता है तो भी तमाम को। इसमें सिर्फ होना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग और उनके ख़िलाफ़ हथियार उठाने वाले दहशतगर्द, एक तरफ हम सब हैं। ऐसी तफरीक जो भी कर रहा है मेरे ख्याल में एक बड़ा गैर पाकिस्तानी काम कर रहा है, और उन्हें इस बात का, मैं कहूँगा कि उन्हें इस बात पे शर्म आनी चाहिए।
सही। अच्छा सालिह जाफर साहब, आप मुझे ज़रा बताइएगा, अभी हम जो स्पेसिफिकली देख रहे हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ कशीदा सूरत हाल भी देखी, तो इस सूरत हाल को देखते हुए क्या ये मुमकिन है कि वहाँ पर इलेक्शन जो हैं वो आगे खुदा न खासा ताख़ीर का शिकार हो जाए, या फिर आप समझते हैं कि इस तमाम सिक्योरिटी सूरत हाल का असर इलेक्शन के टर्न ओवर पर पड़ेगा? देखिए जी, पाकिस्तान है 4 इकाइयों का मुल्क। अब आप 2 इकाइयों में अगर इंतखाबात को मुलतवी करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। मैं नहीं समझता कि आप अद्दी एतबार से, ये ठीक है कि बहुत बड़ी अक्सरियत होगी क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, सिंध उसके बाद सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर आप कौमी और सूबाई असम्बलियों में लोगों को ले आएंगे, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि यही कौमी असम्बली और यही सूबाई असम्बलियाँ जो हैं इनको अभी सेनेट के अरकान का चुनाव भी करना है। इनको इसके बाद, इससे पहले बल्कि सदर के इंतखाब भी करना है। सदर का इंतखाब और सेनेट के जो चुनाव हैं वो भी इस सिस्टम की मकबूलियत के लिए, इसको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए अशद ज़रूरी है। तो मैं नहीं समझता कि आप KPK में और आप बलूचिस्तान के इंतखाबात को मार्ज़ इल्तवा में डालेंगे। अब जैसे कि कल भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है, इससे पहले कोर कमांडर्स की मीटिंग में भी ये बात सामने आ चुकी है, कहा गया है कि हालात खा कुछ भी हों, इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी को होंगे और हमें एतमाद करना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला ये जहाँ तक इक्का दुक्का वाक़यात का ताल्लुक है, ये दुनिया के हर उस मुल्क में होते हैं जहाँ पर कोई ना कोई बैरूनी अनासर सरगर्म हो, वो इलेक्शन हो या ना हो, वो अपनी सियासत, बैनुल-अक़वामी सियासत के तहत, अपनी 2 तरफा सियासत के तहत ऐसी हरकतों के लिए वहाँ पे एक फ़ज़ा और माहौल बनाते हैं। मैं नहीं समझता कि खुदा न खासा को हालात इस हद तक बिगड़ जाएंगे, इस हद तक ख़राब हो जाएंगे कि ये आइंदा अब जुमेरात को जो भी जिसके लिए 4-5 दिन बाकी रह गए हैं कि ये इंतखाबात ना हो सके। इंतखाबात का ना होना कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई शख्स ये सोचता है कि इंतखाबात ना कराए जाएँ, मुलतवी किए जाएँ, ये कोई ऑप्शन नहीं है। तकलीफ की बात तो यह है कि जिन हल्कों में ये बेचारे कुछ उम्मीदवारों की मौत वाक़या हो गई है, तो वहाँ पर भी इंतखाबात मुलतवी हो रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि सिस्टम ऐसा हो कि इंतखाबात किसी एक हल्के में भी मार्च इल्तवा में नहीं डाले जाने चाहिए। इस अमल का एहतमाम किसी न किसी तरीके से होना चाहिए कि इलेक्शन किसी सूरत में किसी एक हल्के में। अच्छा, क्विकली मेरा आप दोनों से जल्दी से एक सवाल है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा मुख्तसर है। आपको क्या लगता है कि लोग इस बार भी वोट शख्सियत परस्ती को देखते हुए देंगे या फिर माजी की परफॉर्मेंसेस? ज़ैगम खान साहब क्विकली ज़रा। देखिए, पाकिस्तान का जो वोटर है उसमें बहुत तरह के वोटर हैं, मुख्तलिफ तरह के वोटर हैं और वो मुख्तलिफ तरह से वोट डालते हैं। हमारे यहाँ एक रुझान ये पैदा हुआ है कि लोग कॉन्स्टिट्यूंसी से हट के और इलेक्टेबल से हट के पार्टियों के लिए वोट देने लगे हैं, क्योंकि उसमें मीडिया का असर है, हर शख्स तक मीडिया की एक्सेस है। उसकी वजह से, उसकी एक वजह ये है कि अर्बनाइज हो गया है पाकिस्तान, तो उस हिस्से की बहुत बड़ी तादाद बढ़ी है। लेकिन सब लोग वो नहीं हैं जो पार्टी को वोट देते हैं, और पार्टी को वोट देने वाले भी ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी के प्रोग्राम पे वोट देते हैं, आइडियालॉजी पे वोट देते हैं। वो लोग भी हैं जो शख्सियत परस्ती को वोट देते हैं। फिर वो लोग भी हैं जो इलेक्टेबल्स को वोट देते हैं। साहब आप भी ज़रा, वक्त बहुत मुख्तसर है मेरे पास, इसका कलामी की माज़रत ज़ैगम साहब। मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि इंतखाबात के लिए लोग ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं, और ये जो इलेक्शन है इसमें आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि लोग किस बुनियाद पर वोट देंगे। लेकिन ये जो इंतखाबात हैं इसमें लोगों की दिलचस्पी, जिस तरह के शुरू में ये ख्याल था कि कम होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये दिलचस्पी बढ़ रही है। और टर्नआउट के बारे में ये जो ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि ये बहुत लो होगी, बहुत लो नहीं होगी, लेकिन लोग ज़हनी तौर पर शहरी इलाकों में ख़ास तौर पर तकसीम है सियासी जमातों की बुनियाद पर, सियासी सोच की बुनियाद पर। और आप ये जो आपके सर्वेज आ रहे हैं, ये सर्वेज मैं नहीं समझता कोई इतने काबिल एतमाद है। ये सारी सूरत हाल का पता आपको 8 फरवरी की शाम को ही लगेगा, 8 फरवरी की रात को ही चलेगा। हमारा लोग सियासी तौर पे मैं समझता हूँ कि काफ़ी मुस्तैद हो गए हैं, काफ़ी अलर्ट हो गए हैं और काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। पीपल आर वेरी वेल अवेयर। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद सालिह जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, ज़ैगम मौजूद थे, दोनों सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज़कियाकार थे जिन्होंने सुबह वक्त किया। दोनों का बहुत शुक्रिया। ज़रा आपका मूड चेंज करूँ, हम देखते हैं कि जी पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों ममालिक के अवाम जो है अपने क्रिकेटर्स और अपने एक्टर्स के लिए
बड़े क्रेजी फैंस हैं, नॉट इवन सिर्फ क्रिकेटर्स, एक्टर्स, बल्कि सिंगर्स भी। आपने देखा ना कल हमने आतिफ असलम की भी आपके साथ खबर शेयर की थी। इन दोनों ममालिक के जो आर्टिस्ट हैं या खिलाड़ी एक दूसरे की तारीफ करते हैं तो ये बहुत बड़ी खबर बन जाती है, और ऐसे बयानात में दोनों तरफ की अवाम बड़ी दिलचस्पी भी लेते हैं। हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी इंटरनेशनल T20 लीग में कमेंट्री के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले साबिक़ कप्तान वसीम अकरम और बॉलीवुड स्टार संजय दत्त एक इवेंट में शरीक थे, जहां तकरीब में भारतीय अदाकार ने वसीम अकरम के साथ बुलाए जाने को अपने लिए एजाज़ करार दिया। उन्होंने वसीम अकरम की स्विंग बॉलिंग की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी बॉलिंग से वाकई बल्लेबाज डरते थे। एक छोटी सी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एक बार फिर से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ज़रा स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पे नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट आजकल हम देखते हैं कि बड़ा सरप्राइज़ भी हमें दे देती है। किसी दिन हम देखते हैं कि जी कोई बड़ी पॉलिटिकल हियरिंग हो गई है तो उसकी भी स्टॉक मार्केट पर हमने देखा कि क्या बुलिश किस्म के जो है वो असरात मुरतब होते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के इंटर बैंक में जो रुपए की कीमत में एक बार फिर इजाफा देखने में आया है, और डॉलर की कीमत में भी 279.48 इजाफा हो गया है। इसी हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या सिचुएशन है स्टॉक मार्केट में? इज इट अ गुड मॉर्निंग इन स्टॉक मार्केट एज वेल? बिल्कुल मैया, वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह आज सुबह कराची वालों ने बारिश को एंजॉय किया है, बड़े खुश हैं वो बारिश से। अब कराची में जो है मौसम खुशगवार होने लगा है, बारिशें भी हुई हैं बड़े अरसे बाद। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी जो है वो तेज़ी की थोड़ी सी बारिश जो है, हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। कहा यह जा सकता है कि जैसे जो इलेक्शन का दबाव था, लोग बड़े परेशान थे कब होंगे कैसे होंगे, तो वो कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जैसे धुंध छट रही है, बारिश के बाद जैसे आसमान साफ़ हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी कुछ आसमान साफ़ होता हुआ नज़र आ रहा है हमें स्टॉक मार्केट में। क्योंकि कंपनीज़ के जो है मालियाती नताइज जो है वो आना शुरू हो गए हैं, और अभी जब बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट आ रहे हैं बड़े शानदार आ रहे हैं, बड़े अच्छे डिविडेंड वो दे रहे हैं। और इसी तरह जो बड़ी कंपनियाँ हैं जिन बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है, उनकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, सबको पता है कि वो और डिविडेंड दे भी रही हैं, और अगर वो मज़ीद रिजल्ट आते हैं और डिविडेंड अच्छा देती हैं तो ये मार्केट के लिए बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है, जिसको मार्केट जो है वो इस पर नज़र रखे हुए हैं सरमायाकार। इसके साथ साथ शरह सूद स्टेट बैंक ने बरकरार रखी। वो बिल्कुल तवक्कुआत के मुताबिक था कि मार्केट को ये तवक्का थी कि इस दफ़ा जो है शरह सूद बरकरार रखी जाएगी, वैसे ही हुआ 22% की सतह पे। और इसके साथ साथ जो इलेक्शन है कि वो अब इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। कल भी आपने देखा कि एक इजलास हुआ, बड़ा अहम इजलास, उसमें वज़ीर दाखिला ने कह दिया कि 8 फरवरी ही को इलेक्शन होंगे, यानी ख़त्म हो गई बिल्कुल अनसर्टेनिटी। अब तो 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन अच्छे तरीके से होते हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वो अच्छी गवर्नमेंट बनती है, IMF से अच्छी डील कर लेती है, तो स्टॉक मार्केट में बड़ी तेज़ी की बातें की जा रही हैं। अभी भी मार्केट 300 पॉइंट प्लस हो चुकी है। आज भी 62,000 से ऊपर जो है, 500 से ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है 100 इंडेक्स। और ऑयल एंड गैस के समेत जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, रिफाइनरी हो गया, स्टील, सीमेंट, इसमें सरमायाकार अच्छी पोजीशन लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। अनसर्टिनिटी जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हुई है कि जब एक बात लोगों को 8 फरवरी को एट एनी कॉस्ट इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट में ट्रेंड भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी। रिजवान आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे स्टॉक की सूरत हाल के हवाले से। अब एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से मुझे बात करनी है। आजकल मैं अपने भी अगर सर्कल में देखूँ, और आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि आप अपने सर्कल में अक्सर लोगों को मिलते हैं, और वो लोग जो कि बड़े फिट होते हैं, जिनका लाइफस्टाइल भी बड़ा बेहतर होता है, एकदम से पता चलता है जी उनको कैंसर डायग्नोस हो गया है। हम अपने बचपन में देखते थे शाज़ो नादर को इक्का दुक्का हमें कैंसर के केसेस सुनने को मिलते थे। हो सकता है उस वक्त डायग्नोस प्रॉपर तरीके से ना किए जा सके, क्योंकि अभी भी बहुत सारे से केसेस होते हैं जहाँ पे कैंसर सही बर वक्त डायग्नोस ही नहीं हो पाता। तो हो सकता है कि पहले भी होते और हमें पता ना चलते हो, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि क्या बूढ़े जवान लोगों में भी काफ़ी तादाद कैंसर केसेस की बढ़ने लग गई है। और पाकिस्तान में हम ये स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि हमारे अगर उस पूरे रीजन की बात करें, साउथ एशिया रीजन की बात भी करें, तो सबसे ज़्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं वो जो तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रहे हैं, उतनी तेज़ी से वो दूसरे ममालिक में भी नहीं फैल रहे। ये क्या सूरत हाल है कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में दिन ब दिन कैंसर के केसेस, अगर मैं 2020 की बात करूँ, जो सर्वे हमारे सामने आए थे, तो तकरीबन उसमें 19 मिलियन जो कैंसर के केसेस हैं वो सामने आए थे। और अभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि
आने वाले सालों में कहा जा रहा है कि सूरत हाल जो केसेस हैं वो डबल भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों है और इट्स कैंसर क्योरेबल, कौन सी चल जाए तो जान बच सकती है? इन तमाम तर सवालात का जो जवाब हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर हमारे साथ मोहम्मद अफसल मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू सुबह का समा। डॉक्टर साहब, ये बचपन में वही बात जो मैं कहती थी कि शाज़ो नादिर सुनते थे किसी को कैंसर है, लेकिन अब हमारे दोस्तों में, हमारी फैमिली में कैंसर के हम इतने देखने हैं कि जी केसेस सामने आ रहे हैं जी। क्या वजह है इसकी? सबसे पहले तो मदिया मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और समा की टीम का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे। बेसिकली जो रीज़न है कैंसर के हम इतने ज़्यादा नंबर्स देख रहे हैं, एक तो आपने जैसे अपने इंट्रो में बात की कि शायद हम डायग्नोज ज़्यादा कर रहे हैं। तो पहले ये होता था कि अगर किसी को कोई बीमारी होती थी तो हम उस स्टेज पे इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, CT स्कैन, MRI, जिससे हम डायग्नोज कर पाते। एक तो हमारी डायग्नोस्टिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव्ड हुई हैं, प्लस सेकेंडली जो हमारा लाइफस्टाइल है उसने भी बहुत हद तक कंट्रीब्यूट किया है कैंसर डेवलपमेंट में। लाइक स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गया, कुछ इन्फेक्शंस हो गई। सो ये सारी वो चीज़ें हैं या वो अवामिल हैं जो कैंसर का बाइस बन रहे हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि आजकल हमारी पॉपुलेशन में जो कैंसर का नंबर है वो एकदम से बढ़ता जा रहा है। और मैं अभी आने से पहले एक सर्वे देख रहा था WHO का, जिसमें उन्होंने बताया कि लास्ट 2022 का सर्वे था, जिसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन 10 मिलियन केसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड डायग्नोज हुए विद कैंसर। और अगर इसी तरह से हम चलते रहे तो बाय 2032 2032 में हम ये डबल फिगर कर जाएंगे, यानी कि 20 मिलियन हो जाएगा, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। ये तो मैं तो यहाँ पे ये भी पढ़ी हूँ कि न्यू केस में अगर पाकिस्तान की बात करें तो मैं खुद भी ज़रा डर गई हूँ कि पाकिस्तान में भाई ये क्या हो रहा है कि हमारी कौन सा कैंसर जो है पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो वो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला कैंसर है। पाकिस्तान में अगर कैंसर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास डेटा मौजूद है वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से है कि ख़वातीन में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है और ऑल ओवर द कैंसर्स भी। उसके बाद अगर हम इसको फर्दर डिवाइड कर दें कि मेल में या मर्दों में कौन सा कैंसर कॉमन है, तो उसमें लंग कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है। फिर उसके बाद अगर हम उसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर दें कि रीजन्स, जैसे हम सिंध की बात करें या स्पेसिफिकली कराची की बात करें तो उसमें हमारा हेड एंड नेक कैंसर या मुंह और गले का कैंसर, वो जो माशाल्लाह से हम खाते हैं इससे 5-6 सुपारियां, 5 छालिया गुटखा, जी बिल्कुल। तो ये कैंसर जो है वो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। फिर चौथे नंबर पे कोलोरेक्टल या बड़ी आंत का कैंसर है। फिर अगर आप थोड़ा सा सिंध के इंटीरियर एरियाज़ की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पर आपने शायद सुना भी हो 2 साल पहले के रीयूज सिरिंजेस का इस्तेमाल होता है, रीयूज सिरिंजेस होती हैं, जी। तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस की वजह से जिगर का कैंसर, जी, फिर साथ में एड्स भी, HIV, बिल्कुल। मुझे बताएं क्या कैंसर का क्योर, क्योंकि अब देखिए जितनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है, अब जैसे हमने भी डायग्नोज करना शुरू कर दिया, किसी भी स्टेज पे कैंसर को पकड़ लेते हैं, तो इसके साथ साथ क्या इसका जो इलाज है वो भी इतना ही प्रोग्रेसिव हुआ है? बिल्कुल। सो मदिया, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है और मैं नाजरीन को भी यही कहूँगा कि कैंसर जो वर्ड है या कैंसर है उससे घबराना नहीं है। कैंसर का मतलब ये नहीं है कि एंड ऑफ लाइफ। कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाता है तो वो क्योरेबल है और एक इंसान कैंसर से फाइट करके अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। असल में हमारे पास या तो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती या नेग्लिजेंस होती है, जिसकी वजह से हम उसको चीज़ को काफ़ी लंबे अरसे तक प्रोलॉन्ग करते हैं और अल्टीमेटली वो स्टेज अप हो जाती है, स्टेज 4 हो जाता है, जिसमें हमें पता चलता है या हम उसके साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, तब वो उस स्टेज में आके ये इनक्योरेबल होता है। लेकिन स्टेज 1 से लेकर स्टेज 3 तक कैंसर क्योरेबल है और कैंसर से फाइट करके लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक जगह पढ़ रही थी, उसमें था कि कोविड के बाद से कैंसर के केसेस भी हम देख रहे हैं कि बड़े ज़्यादा बढ़े हैं। इज़ इट समथिंग कि कोविड ने आते साथ जो कैंसर हमारे सेल्स से उनको ट्रिगर कर दिया, क्योंकि हमने सर्ज देखा है कैंसर केसेस में उसके बाद? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरह का कोई डेटा अभी तक आया नहीं है जिसमें प्रूव किया गया हो कि कोविड की एसोसिएशन है विद कैंसर या कैंसर सर्ज की वजह से। लेकिन शायद अब थोड़ा सा हम लोग अपनी सेहत के बारे में कोविड के बाद थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए हैं कि ज़रा सा सांस फूलने लग जाए, ज़रा सी अपनी बॉडी वेट को लूज़ करता हुआ देखें या थोड़ा सा अनवेल देखें तो हम फ़ौरन से सोचते हैं कि यार जाएं, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हमारे अंदर चल रही जो बहुत लंबे अरसे तक हो या जिसकी वजह से हम आगे चल के कोई खुदा न खास्ता कोई कॉन्सिक्वेंसेस हमें उसको बर्दाश्त करने पड़े। तो शायद उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो अस्पतालों की तरफ आते हैं, अपने आप को डायग्नोज करवाते हैं या स्क्रीन करवाते हैं एटलीस्ट, तो शायद ये वजह हो सकती है। डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी और जो कैंसर का ऑफ कोर्स जो इलाज है वो बहुत पेनफुल भी होता है, सो क्या इसमें कुछ जिद्दत आई है
कि जो पेनलेस इलाज हो लोगों का। सही। सो अब एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि कैंसर डायग्नोज हो गया तो कीमोथेरेपी अल्टीमेट इलाज है या वही बस इलाज है। सो जैसे साइंस ने इतनी तरक्की की है तो इसी हवाले से ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट या ऑन्कोलॉजी की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। पहले सिर्फ कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी था, अब इम्यूनोथेरेपी या वो ड्रग्स जो आपके अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं वो आ गई हैं, जिनके वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उल्टी मतली बालों का गिरना वो सारे साइड इफेक्ट नहीं है। इवन जब तो पिल भी आ गई हैं कैंसर के मर्ज को ट्रीट करने के लिए। डिफरेंट टाइप के कैंसर्स में डिफरेंट टाइप की पिल्स अवेलेबल होती हैं जो हम मरीज़ को देते हैं, और जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर की दवा वो मरीज़ लेता है एक गोली या 2 गोली, उसी तरह वो दवाइयाँ लेनी होती हैं और वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजार रहे होते हैं। सो या बहुत सारी एडवांसमेंट है। सही। अच्छा, क्योंकि देखिए 4 फरवरी को दुनिया भर में कैंसर के हवाले से, इसके अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है, लेकिन क्योंकि वो संडे है तो हमने सोचा कि हम आज फ्राइडे को इस हवाले से बात कर लें। डॉक्टर साहब जाते तो मुझे 2 चीज़ें मैं जल्दी से पूछना चाहूँगी। एक तो मुझे ये बताइएगा कि जो कैंसर पेशेंट रहता है, ठीक है, उसको तो हम कहते हैं कि अपनी विल पावर दिखाओ, जिसके आसपास लोग हैं वो विल पावर से भी ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा, उनका क्या बर्ताव होना चाहिए घर में अगर कोई पेशेंट हो? क्योंकि हम कैंसर का सुनते हैं और लिटरली अगर हमारे किसी प्यारों को तो साथ में हमें भी ऐसा लगता है कि हम उससे पहले। तो मैं कहता हूँ कि कैंसर की जो ट्रीटमेंट है ना वो सिर्फ डॉक्टर और मरीज के दरमियान नहीं है, पूरा जो सिस्टम है, यानी कि उसका जो सपोर्टिंग सिस्टम है जिसमें उसके घर के फैमिली मेम्बर्स आ गए, कम्युनिटी पे लोग आ गए, उन सबको उसका साथ देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये होता है कि ओ इसको कैंसर हो गया, इससे आइसोलेट हो जाओ, इसको आइसोलेट कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, और जब वो कैंसर से फ्री हो जाए तो उसको एज ए रोल मॉडल दूसरे लोगों के लिए एज ए रोल मॉडल के तौर पे प्रेजेंट करना चाहिए कि यार अपनी स्टोरीज बताओ, कैसे तुमने इसको फाइट किया। तो ये मेरे ख्याल से एक मोटिवेटिंग हो सकता है। अच्छा, और एक और ख़वातीन लोग ये भी सुनिएगा गौर से कि जी बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स जो उसका एक्सेसिव जो उसका इस्तेमाल है वो भी कैंसर का बायस बनता है? बिल्कुल, बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर का रिस्क हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करना या अनडायरेक्टेडली यानी कि अपने डॉक्टर की हिदायत के बगैर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना बिल्कुल नुकसानदेह हो सकता है और ये ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर का बायस बन सकता है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मोहम्मद अफसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की कि मुख्तसर से वक्त में जितने भी मैं सवालात पूछ सकूं मैं उनसे सवाल ज़रूर पूछूं ताकि आप लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे। सो कोशिश करें जी अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत बेहतर करें। घर में अगर ऑफिस में अगर आपकी सीढ़ियाँ तो सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें। हम लोग लिफ्ट, मैं भी लिफ्ट ही ढूंढती, लेकिन क्या करें भाई 16वीं मंजिल पे हमारा स्टूडियो तो हमारे लिफ्ट के बगैर गुजारा नहीं, बट अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो प्लीज़ डू डैट। खैर जी, आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई जिसमें हम कराची के मुख्तलिफ हल्कों में जाते हैं और हल्कों में जो लोगों के मसले मसाइल हैं वो आपके सामने रखते हैं। तो आज भी हम ऐसा एक और हल्का आपके सामने रखूँगी। कराची में कौमी असम्बली का हल्का है जी NA 246 औरंगी टाउन मुल्का आबादियों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर पानी की भी कमी है, बिजली की लोड शेडिंग है और गैस की किल्लत की वजह से लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाला नज़र आ रहे हैं। समक नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने उन लोगों से मुलाकात की है और वो उनका हमें अहवाल बता रहे हैं। मैं मौजूद हूँ कराची के एक ऐसे हल्के में जिसे महरूमियों का हल्का कहा जाए तो गलत ना होगा। NA 246 पौने 9 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल इस हल्के के वोटरों की तादाद है 4,23,000 से ज़ायद। यहाँ के वोटर किस तरह गुजारा कर रहे हैं और माजी के उम्मीदवारों ने उनके साथ क्या सलूक किया है ये हम मालूम करेंगे उन्हीं की ज़बानी। आपके इलाके में क्या सूरत हाल, पानी, बिजली, गैस, सड़क वगैरह सब कुछ मुतमईन है आप लोग? नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। पसमानदा हालात में हम लोग, पसमानदा हालात में। क्यों सर? 5 साल पहले वालों ने कुछ नहीं किया? नहीं, किसी ने भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हमारे इलाके के लिए। पीपल्स पार्टी को भी देख लिया, MKM को भी देख लिया, सबको देख लिया, किसी ने हमारे मसाइल का कोई हल नहीं किया। यहाँ तो बहुत मसाइल है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, गैस का मसला सबसे ज़्यादा इस वक्त है, पानी का मसला है। सड़क नहीं बन सकी आपकी? सड़क भी नहीं बना, सड़क तो दूर की बात है ना, जो बुनियादी ज़रूरत है जैसे कि ट्रांसपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, पानी का होना ज़रूरी है, गैस का होना ज़रूरी है, ये तीनों चीज़ से महरूम है इलाका। पानी 2 महीना का बाद, 1.5 महीना के बाद पानी छोड़ रहा है, तो भी 1 घंटा दे रहा, पानी बंद कर दे रहा है। इतने दिनों बाद जब पानी आता है तो पानी की जो किल्लत हो जाती है उसको दूर कैसे करते हैं? ये सामने के खारा पानी हम लोग ला के गुजारा करते हैं। औरंगी 11.5 खालिदाबाद का इलाका है और हम यहाँ कुछ ख़वातीन से मालूम करेंगे कि उनके इलाके में क्या सहूलतें हैं, 8 फरवरी को उनके मामलात क्या होंगे, मसरूफियत। अस्सलाम वालेकुम
मेरी बहन ये बताइए, पानी आ रहा है, बिजली है, गैस है? नहीं, बिजली की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो टाइम वो देते हैं कि इस टाइम पे बिजली जाएगी, लेकिन एक्सेस भी ले रहे हैं वो, मतलब एक्स्ट्रा बिजली बंद कर दे रहे हैं और परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है हमें बिजली के वजह। गैस आ रही है आप लोग? नहीं, गैस तो नहीं आ रही है। अब हमारे इलाके में चंद गलियों में आ रही है, बाकी पूरे इलाके में नहीं है गैस। इख्तियारात का रोना है। आज इलेक्शन के लिए ये लोग कैंपेन के लिए आए हैं। गलियों के अंदर बहुत बड़े बड़े पोस्टर पूरे शहर कराची के अंदर भर दिया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, जिसे मुत्तहिदा पाकिस्तान के नाम से वो अपने आप को आगे इनक्लूज किए। उन्होंने बाकायदा बैनर्स पे आवेजा किया कि हमारा शहर, हमारा इख्तियारात। लेकिन जब ये बोर्ड लेके चले जाते हैं यहाँ से, तो इनके इख्तियारात ख़त्म हो जाते हैं, इनके हाथ पैर कट जाते हैं, ये बिल्कुल माजूर और बेचार हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, हमारे कुछ काम नहीं आते। अब इस दफा इलेक्शन में वोट डालने जाएंगी? हाँ जाऊंगी, यही तो है, जाऊंगी मैं। क्या चाहती हैं कि आपका जो जिसको आप मुंतखब कर रहे हैं वो क्या करे आप लोगों के लिए? वो करते लोग कहाँ है? वोट के टाइम में तो आ जाते हैं सबने लेने के लिए, और जब टाइम खत्म हो जाते तो चले जाते हैं, फिर कोई मुड़ के नहीं आते पूछने हम गरीबों को। 8 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें क्या सोचा आप लोगों ने? इलेक्शन में क्या करना है इस बार तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कि मुल्क किस सिम में जा रहा है कोई पता नहीं है। वोट डाले तो किसको डाले? तो 5 साल पहले वोट डाला था, उन्होंने कोई मसले हल नहीं किए? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं मसला, कि और बेकार हो गया, पानी भी दूर चला गया, रोड सेवरेज सब खत्म हो गया। किसको वोट दें? जो आते हैं वो क्या करते हैं? आप लोग का ख्याल करते नहीं करते हैं? वो देख लें आप, रोड आपके सामने, पानी का मसाइल ऐसे ही है यहाँ। औरंगी टाउन गाजियाबाद का ये तिकोन पार्क है। हमारे कैमरामैन आतिफ आपको दिखाएंगे। ये एक ऐसा पार्क है जो कभी पार्क हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर पार्क जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये धूल मिट्टी यहाँ पर है, कोई घास नहीं है। इसी तरह यहाँ पर कुछ बेंचें लगाई गई होंगी, तो एक बेंच टूट फूट का शिकार है, ये कैमरामैन हमारा आपको दिखा रहे हैं। और इसी तरह 1-2 बेंचें सलामत अगर रह भी गई हैं तो वो फरसूदा हो चुकी हैं। शुक्र है कि यहाँ पर किसी नशई की भी आमद नहीं हुई, वरना ग्रिल्स यहाँ की भी गायब होती हैं। 1-2 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। बेटा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे खेलते हुए? मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल। क्यों? पार्क टूट गया है, पहले बना हुआ था, अब पैसा पार्क नहीं रहा। यहाँ पर आपको खेल का मैदान नहीं जहाँ आप लोग खेलते जा सकें? नहीं, यहाँ पे बस एक ही है, यही है। औरंगी में पानी की कमी सबसे बड़ा मसला रही है, और ये पानी की कमी का मसला ऐसा है कि लोग दूर दराज से इस तरह छोटी छोटी गाड़ियों में पानी के डब्बे भर के ला रहे हैं। एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बड़े भाई, ये कहाँ से पानी का डब्बा भर के ला रहे हैं? ये जर्मनी से ला रहे हैं। जिसको 5 साल पहले वोट दिया उसने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, हाँ, सब ऐसे ही है। वोट के बारे में हम बोल नहीं सकते। महंगाई हो रहा, गैस नहीं आ रहा, घर में खाना नहीं पक रहा। तो 50 साल तो मेरी उम्र हो गई, अब तक तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया जो यहाँ पे इलाके को सही कर दे। पानी 2 महीना में 2.5 महीना में पानी देता है। वोट देना है तो हमारा इखलाकी फर्ज है। अब ऐसे बंदे को दूंगा जो हमारे मसला हल करे। कहाँ बनी सड़क? आप भी तो देख रहे हैं, पानी आ रहा है, पानी आता है, बहता है बाहर। असल में जो काम करने वाले लोग थे वो तो है ही नहीं कोई। अब तो यही नहीं पता है कि इलेक्शन के बाद जो जीता है उसके शक्ल भी याद नहीं रहता लोगों को। NA 246 के वोटर्स परेशान और महरूमी का शिकार भी, लेकिन 4,23,000 से ज़ायद वोटरों ने 8 फरवरी को दुरुस्त फैसला न किया तो आइंदा 5 साल इसी परेशानी में फिर गुजर जाएंगे कि ना पानी है, ना बिजली है और ना ही गैस आती है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, आप तमाम तो लोगों को खुश आमदीद, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। आजकल हम देख रहे हैं कि पंजाब में जहां पिछले दिनों बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी, खैर अभी तो वहाँ पे पिछले दिनों बारिशें भी हुई हैं, और बारिशों की वजह से हमें जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दर्जा हरारत में मज़ीद कमी होगी, तो वैसा नहीं हुआ। मतलब थोड़ा सा जो हम देखते हैं गर्द आलूद रहता था, वो बारिशों की वजह से थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है, और वहाँ पे आज सूरज भी निकला है। और लोग बार बार कह रहे थे कि जो पंजाब में वायरल नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की जो शिकायत हैं,
ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगी एक बार जब मौसम थोड़ा बहुत बेहतर हो जाएगा और बारिश हो जाएगी तो सूरत हाल थोड़ी बहुत बेहतर हो जाएगी। अब खैर ये होती है या नहीं होती तो आगे पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ जो कि दिन ब दिन पंजाब में तशवीशनाक होती जा रही है वो है वहाँ पर नमूनिया के केसेस जिस तरीके से वो बढ़ रहे हैं। और गुज़िश्ता भी 24 घंटों के दौरान नमूनिया से मज़ीद 7 बच्चों की अमवात हो गई है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान नमूनिया के 872 नए केसेस ये रिपोर्ट हुए हैं। और सिर्फ लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो एक रोज़ के दौरान 202 नए केसेस सामने आए हैं। सूरत हाल बाकी जो है काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि तशवीशनाक हो गई। और इसी हवाले से बात करेंगे, जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं वो जान लेते हैं। शो में मेरे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर। दानियाल, ये बताइएगा कि नमूनिया के केसेस हमने हर साल देखे हैं, लेकिन इस बार तो लग रहा है कि जो केसेस हैं ये गैर मामूली केसेस हैं। और अभी तक मैं देख रही थी तकरीबन 300 से ज़ायद बच्चों की अमवात हो चुकी है नमूनिया की वजह से। जी बिल्कुल मदीहा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 300 से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जिनकी अमवात सिर्फ़ और सिर्फ जनवरी में रिपोर्ट हुई है। अगर हम बात करें नवंबर और दिसंबर के जो पहले केसेस हैं, जब सर्दी का आगाज़ हुआ था, तो ये जो डेथ्स की रेशो है ये 500 से भी ज़्यादा है जो हो चुके हैं जिन बच्चों की डेथ्स हुई है। और महकमा सेहत पंजाब के जो इदाद शुमार हैं उनके मुताबिक सबसे ज़्यादा जिन बच्चों की डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं उनकी उम्रें 3 से लेके 12 माह तक की हैं, यानी कि बहुत छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई होती और उनको हिफाजती टीकों का कोर्स आया मुकम्मल नहीं करवाया गया होता, या फिर जो जिस तरह चूँकि वायरल नमूनिया है, एक ही घर के अंदर, एक ही कमरे के अंदर सर्दियों में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो एक दूसरे से भी जो वायरस लगता है तो बच्चा जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़े तो जाहिर है कुछ वक्त बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उनके फेफड़े खासे मुतासर हो जाते हैं, जिसके बाद वो फेटल हो जाते हैं और अमवात की तरफ बात चली जाती है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे थे उनमें आहिस्ता आहिस्ता से ये देखने में आ रहा है कि पहले कुछ डेथ्स भी रोज़ाना ज़्यादा आ रही थी। डेथ्स 24 घंटे के दौरान पंजाब से 18, 20, 14 इस तरह भी रिपोर्ट होती गई हैं, लेकिन गुज़श्ता 3-4 रोज़ के दौरान 7 और 8 डेथ जो हैं वो रोज़ाना रिपोर्ट हो रही हैं और केसेस भी स्लाइटली कम होना शुरू हुए हैं। इसका मतलब ये है कि चूँकि मौसम अब चेंज हो रहा है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि तिब्बी माहिरीन भी यही कह रहे हैं कि आगे शायद नमूनिया के केसेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से कम हो, लेकिन अब तक की जो फरवरी है इसमें अभी सर्दी का स्पेल चलेगा और इसमें केसेस जो है वो रिपोर्ट होंगे। 24 घंटे के दौरान भी 700 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इनमें जो ज़्यादा हम देख रहे हैं कि सिर्फ इस साल 2024 जनवरी में 300 से ज़्यादा बच्चों की अमवात हो गई है। इन बच्चों की मुझे आप बताएं कि एज क्या एज रेंज है? देखिए मदीहा, ज़्यादा जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं वो 3 से 12 माह के बच्चे हैं जिनकी सबसे ज़्यादा डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, और इसके बाद 1 से लेके 4 साल की उम्र के बच्चे हैं जिनकी ज़्यादा डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, और फिर वो बच्चे जिनकी उम्रें अंडर 1 मंथ हैं वो इसके बाद आते हैं। यानी कि जो ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स भी अब तक देखने में आ रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की वो ऐसे हैं कि 3 माह से लेकर 4 साल, 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा डेथ रिपोर्ट हो रही हैं। और तिब्बी माहिरीन भी यही कहते हैं कि यही वो एज होती है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो कि जिनकी इम्यूनिटी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई होती और उनको ही सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है। गर्मियों में हम देखते हैं कि डायरिया के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और सर्दियों में नमूनिया के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत छोटे बच्चों को मुतासर करती हैं। और लाहौर में तो ज़ाहिर है कि चिल्ड्रन अस्पताल में, जिना अस्पताल में बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जो दीगर अजला हैं जिस तरह के भावलपुर है, फैसलाबाद है, वहाँ से इससे भी ज़्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और वहाँ पर ही उन्हीं इजला के अंदर जो है वो ज़्यादा डेथ्स भी रिपोर्ट हो रही हैं। और अभी ये वो केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं, ये वो बच्चे जो कि अस्पताल में गए तो तभी फिर डेटा के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। लेकिन मुझे बताएं, जैसे वालिदैन पिछले दिनों बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे थे कि जब वो अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ पे बेड्स दस्तयाब अवेलेबल नहीं होते और एक बेड पे 3-3 बच्चे जो है ना वो उनको अटेंड किया जा रहा होता है। क्या अब भी सिचुएशन ऐसी है या फिर तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए बड़े खातिर खा इक़दाम किए गए पंजाब हुकूमत की जानिब से?
देखिए मदीहा, जिस वक्त ये केसेस ज़्यादा आना शुरू हुए तब पंजाब हुकूमत ने अस्पतालों को ये डायरेक्शन दी कि अपनी बेड कैपेसिटी को बढ़ाएं। चिल्ड्रन अस्पताल में सिचुएशन यही थी कि उनके पास एम्बो बैग्स कम थे, इतने वेंटिलेटर्स नहीं थे, इतने बेड्स नहीं थे कि वो हर बच्चे को अकोमोडेट कर सकें। तो इसलिए ये भी देखा कि एक बेड के ऊपर 4 बच्चे जो हैं वो ज़ेरे इलाज थे। लेकिन उसके बाद चिल्ड्रन अस्पताल ने भी अपनी बेड कैपेसिटी जो है वो उसको बढ़ाया और बच्चों को अकोमोडेट करना शुरू किया। और साथ ही साथ जो अस्पताल इंतज़ामिया है उनका मौक़िफ़ ये भी है कि केसेस में आहिस्ता आहिस्ता से एक डिप आना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से जो बेड्स हैं वो ज़ाहिर है फिर उतने इस्तेमाल नहीं हो रहे। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है वो इसके ऊपर प्रॉपर इक़दाम किए हैं, चूँकि मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा ड्रम बीट किया है कि नमूनिया के बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। हर साल रिपोर्ट होते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल्स हैं वो इस तरह से तैयारी नहीं करते जिस तरह से उन्होंने इस दफ़ा तैयारी की है या उनको करनी पड़ी है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। दानियाल उमर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त पंजाब में जो वो सूरत हाल है उससे हमें आगाह कर रहे थे कि भी कितने पेरेंट्स परेशान हैं और कितनी बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि कराची का एक है बदनसीब हल्का NA 238, जहाँ पर पोश इलाके भी हैं और मांदा इलाके भी मौजूद हैं, लेकिन मसाइल दोनों हिस्सों के मुश्तरका ही हैं। मसाइल के हल के दावे सिर्फ दावे ही रहे, वादे भी वफा न हो सके। अब उम्मीदवारों से NA 238 के रिहायशियों की उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। इस हल्के में हमें लेकर जा रही हैं कराची से हमारी नुमाइंदा फरवाली। जी मदीहा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के एक अहम हल्के NA 238 में, जहाँ की कुल आबादी 9 लाख से ज़ायद है, जबकि वोटर्स की तादाद 5,61,283 है। पोश और पसमानदा इलाकों पर मुश्तमिल इस हल्के में क्या क्या मसाइल हैं, हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। जो नुमाइंदे खड़े हुए थे उम्मीदवार, आपके इलाके में कुछ काम हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही पड़ा है, खड्डे मड्डे गटर वटर सब भेरे। गुस्सा आता है? और क्या, आवाम वोट डाल देती है, वोट डालने के बाद जो है उसके नतीजा कोई निकलता नहीं है। पहले जो नुमाइंदे थे वो उन तक आवाम की रसाई थी, ठीक है। उसके बाद पैराशूटर आ गए, आवाम की कोई नुमाइंदगी नहीं रही। वो लोग यहाँ से इलेक्शन जीत के 2018 में चले गए जो यहाँ के थे ही नहीं मुकामी। मेरे पास कोई आएगा, मुझसे वोट मांगेगा, अपना बताएगा, मैं उनसे पूछूंगा, क्रॉस क्वेश्चन करूँगा, जब वो मुझे सेटिस्फाई करेंगे मैं उनको वोट का सोचूंगा। 3 अट्टी की फूलों की मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पूरे कराची में फूलों का सबसे ज़्यादा कारोबार यही होता है। यहाँ के क्या मसाइल हैं हम जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या मसाइल हैं? हुकूमती सतह पे कोई सरपरस्ती नहीं है। आप खुद घूम रही हैं रोड के ऊपर, आप अपने घर से निकली हैं अपने स्टूडियो जाने तक और अपनी ड्यूटी तक, यहाँ तक आप मुझे बताएं कितने हज़ार मसाइल से गुजर के यहाँ तक पहुँची हैं। रोड के ऊपर 1 किलोमीटर के ऊपर कम से कम 100 दफ़ा उछली होंगी आप गाड़ी के अंदर। आप रोड देख लो, मैन होल देख लो, खुले हुए ढक्कन नहीं है। कराची के गटरों को ढक्कन देने के लिए कोई नहीं है। इन्हीं रास्तों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। मैं इस वक्त NA 238 के मार्टन क्वार्टर्स के इलाके में हूँ, जहाँ की सेवरेज की सूरत हाल मेरे अकब में आप देख सकते हैं। अभी इधर से आपको गुजरना पड़े तो कितने कपड़े ख़राब हो जाते हैं? नहीं होते, क्योंकि जब इधर से पानी भरा हुआ होता है तो मैं उधर से ही चले आता हूँ। अच्छा, फिर भी देख के परेशान नहीं होते? होता, मैं सफाई कर देता हूँ यहाँ की दादा के साथ मिलकर। मैम भी कुछ नहीं कर रही, सभी बैठे हुए हैं, कौन कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देख रही हूँ आप हशर देख रही हूँ गलियों का। गैस है, बत्ती है, पानी है, सारा दिन में 2 घंटे बत्ती मिलती है, उसके बाद भी गैस बत्ती 25-25, 20-20, 30-30 हज़ार का दे देते हैं। 1.5 महीने होने वाला है। ये पानी का हाल देखें, पूरी इधर पानी उधर पानी, पूरे घर में पानी। घर से निकल रहे हैं, घर से निकलना मुश्किल। देखो पूरा पानी, हम लोगों ने मलबे डाल दिए हैं कि चलो पानी मुश्किल ना हो। बच्चे गिर रहे हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, यहाँ से गिरते हुए जा रहे हैं बच्चे। इलेक्शन इससे पहले PTI को दिया था, कोई रिजल्ट नहीं आया इस इलाके से। उससे कबल हमने MKM को दिया था तो थोड़ा बहुत हमारे को रिजल्ट मिला था। अब भी इंशाल्लाह MKM को देने का इरादा है वोट। NA 238 का सबसे बुनियादी मसला पानी का है। जहां लाइट जाती है तो पानी इस तरीके से भरने पर शहरी मजबूर है। गरीबों को कोई भी नहीं है बाबू। रिक्शे चलाते हैं जिसमें ना रिक्शे में पेट्रोल इतना महंगा है, कहाँ से करें पूरा। 2 दिन में से 1 दफ़ा खाने को मिलता है, बच्चों को कौन खिलाएगा ये बता दो आप। इतने परेशान है कि बस समझ लो खुदकुशी करने का मकाम आ गया है।
इतने परेशान है कि हद से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। दूसरे के घरों में ले आ के कब तक खाना बनाएगा इंसान। अब बच्चे छोटे छोटे बाहर जा नहीं सकते, ट्यूशन के लिए, सपारे के लिए, हर वक्त की पलीटी, घरों में पानी गंदा इनका गटरों का। अब बताएं कैसे सांस लें, कैसे जिए, बीमारियां भी हैं साथ। ना गैस का मसला हल हो रहा, ना बिजली का हो रहा, ना पानी का। देख रही हैं आप सेवरेज का पानी कितना पड़ा हुआ है। वोट को हम बाइकाट करेंगे, इस दफ़ा हम किसी को वोट नहीं देंगे। अब की बार किसको वोट देने का सोच है? जो मसाइल हल करेगा वो डिज़र्व करता है, ठीक है, और जो मसाइल हल नहीं करता 5 साल में एक मरतबा आके शक्ल दिखाता है, वो भी 50-60 बंदों के साथ, और आकर देख लेता है कि क्या प्रॉब्लम है और देख के चला जाता है। उसके लिए हमारे पास वोट नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, गैस की किल्लत ने कराची के हर इलाके को मुतासर किया है। वहीं हम मार्टन क्वार्टर्स के एक घर में मौजूद हैं। खातून खाना से बात करेंगे कि कितने अरसे से इस तरह का गैस का मसला है। जी तकरीबन 1 साल से ये मसला है, ठीक है। और रोटी बनाने में तो फिर बहुत ही ज़्यादा मसला है, मतलब रोटी बनती ही नहीं है। इस वक्त गैस आ रही नहीं, बहुत हल्की है, बस मॉर्निंग में थी। अब ये देखें, ये हल्की आंच पे शकरकंदी सी रखी हुई है, ये बिल्कुल माइनर सी। ये जी ये सूरत हाल है गैस की। खाना पकाने की कोशिश तो की जाती है लेकिन वो कोशिश ही रहती है। NH 238 में मुख्तलिफ रंगो नस्ल और कारोबार से जुड़े अफराद बसते हैं। यहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार भी मौजूद है, तो कराची की सबसे बड़ी फूलों की मार्केट भी यहीं मिलेगी। हैदराबाद कॉलोनी के जायकेदार खाने भी यहीं मौजूद हैं और यहाँ के तहजीब याफ्ता लोग भी। इस हलके में रहने वालों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के हमरा फरवाली, समा, कराची। पेट्रोल बम अब एक ऐसी इस्तिलाह बन चुकी है जिसे हर ख़ास आम सब लोग जो है ना वो पूरी तरह से आगाह हैं। ना सिर्फ ये बल्कि लोग अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तिलाह इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। फरवरी का आगाज़ होते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। 1 फरवरी से पेट्रोल की नई कीमत में 13 रुपये 55 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया और इस तरह पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये हो गई। डीज़ल की कीमत में फ़ी लीटर 2 रुपये 75 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई और इजाफे के बाद डीज़ल की नई फ़ी लीटर कीमत 278 रुपये 96 पैसे हो गई। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 15 जनवरी को पेट्रोल के नर्ख में 8 रुपये फ़ी लीटर की गैर मामूली कमी की थी। तब मुल्क भर में हाई स्पीड डीजल का नर्ख 276 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर बरकरार जो है वो रखा गया था। इसी मौजू के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शो में हमने दावत दी है माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब, उनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, वेरी गुड मॉर्निंग। खुर्रम, ये बताएं कि हम तो ये सुन रहे थे और इदारा शुमारियत की रिपोर्ट से बता रही थी कि भाई दुनिया जहान में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, इसलिए पाकिस्तान में भी जब पेट्रोल की कीमत कम हुई तो हम हमेशा देखते थे 8 रुपये कम हो रही है, 7 रुपये कम हो रही है, लेकिन जब बढ़ती है तो एकदम से बढ़ के 13 रुपये 55 पैसे कर दी गई। डिड यू सी इट कमिंग कि आगे पेट्रोल की कीमत ऐसे बढ़ेगी? सबसे पहले तो ये बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए मदिया। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा अनयूजुअल हुआ है, अदरवाइज़ ये प्राइसेस बढ़ती ही नहीं। अनयूजुअल क्यों हुआ है? आपने देखा है जब से ये इजराइल की ऑपरेशन शुरू हुई है फ़लस्तीन की और गाज़ा में जो इश्यूज़ हुए हैं उसकी वजह से ये जो एक हिस्सा है जहाँ से तेल जो है वो मिडल ईस्ट से उठ के और जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाता है और ये रेड सी का एरिया है पूरा, और ये बहुत क्लोज़ एरियाज़ हैं, बहुत क्लोज़ विसिनिटी है जहाँ से एक बड़ी क्वांटिटी जो है वो तेल की पूरी दुनिया में जाती है। वहाँ पे अटैक्स हुए हैं और ऑफ कोर्स आपने देखा है पिछले दिनों में ईरान इराक़ पे भी अटैक कर रहा था और सीरिया पे भी कर रहा था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान पे भी स्ट्राइक्स कुछ की। तो ये जो हिस्सा है ना पूरा मिडल ईस्ट का, ये वाला हिस्सा जिसके अंदर ईरान है, फिर फ़लस्तीन है, इजराइल है, इस तरफ सऊदी अरेबिया और यूएई है, ये जो बीच की पट्टी है यहाँ से काफ़ी बड़ी अमाउंट, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी तेल की गुजरती है। तो यहाँ पे कुछ अटैक्स हुए जिसकी वजह से दो चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो गया। पेट्रोल और डीजल की जो फिनिश प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें इजाफा हुआ, क्रूड ऑयल में भी इजाफा हुआ। आपने देखा है 75, 72, 73 डॉलर पे आ गया था, बल्कि 70 पे आ गया था क्रूड ऑयल, अब दोबारा 80 पे चला गया। तो वहाँ से जब क्वांटिटी में डिस्ट्रप्शन आती है ना ट्रांसपोर्ट में, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई और साथ में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल में इजाफा नज़र आया। अदरवाइज़ ये ना होता, ये स्टेबल चल रहा था, कोई इतना बड़ा इशू ना होता। तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट फोर्टनाइट में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, अनटिल एंड अनलेस
ये तेल की कीमतें दोबारा ना बढ़ जाए। लेकिन अच्छी बात क्या हुई है मदिया कि अभी रिसेंटली रुके आपको लग रहा है कि आने वाले 15 दिनों में फिर कुछ इजाफा हो सकता है? वैसे खुरम, ये तो आपने कह के जान निकाल दी हमारी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इतना ज्यादा इजाफा लाइकली नहीं है, नहीं होना लाइकली है। मैं कह रहा हूँ नहीं हो सकता, पर इजाफा होगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा हो जाए। उसकी वजह क्या है? देखें, उसकी वजह ये है कि एक तो आपके यहाँ ये प्रॉब्लम चल रहा है ना, आज भी इजराइल का फ़लस्तीन का इशू चल रहा है और साथ में जो है रेड सी जो ना एक हाई रिस्क एरिया है। तो जब तक ये चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती तो मुझे लगता है ऑयल प्राइसेस में उतार चढ़ाव की वजह से हमारे यहाँ थोड़ा बहुत उसका चेंज आएगा। तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा इजाफा होगा। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ये भी देखना होगा कि अगले 15 दिन में हमारे यहाँ इलेक्शन भी तो हैं और उसके साथ साथ फिर सेटल डाउन होना है, फिर करेंसी हमारी कहाँ जाती है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ ऑयल प्राइसेस मैटर नहीं करती, करेंसी का उतार चढ़ाव भी मैटर करता है कीमतों के उतार चढ़ाव में। अच्छा खुरम, हमारे मुल्क में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ती, मुल्क में हर चीज़ महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन से लेके अशिया खरोनोश की कीमत, हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि अगर 15 दिन के बाद कीमतें थोड़ी बहुत कम होती हैं तो वो इफ़ेक्ट हमें चीज़ों में नज़र नहीं आता। ना किराए कम होते हैं, ना जो सब्जियां या फल महंगे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो महंगी होती हैं वो हमें कम होते हुए दिखाई नहीं देते। बस एक बार जो कीमत बढ़ गई 100 बढ़ गई। तो इसका इस मसले का आपको कोई हल दिखाई देता है कि क्या होना चाहिए इसका हल? वैसे अच्छा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने पॉइंट आउट किया है अभी, क्योंकि आप देखें पेट्रोल की कीमत 330 रुपये चली गई थी और आज जो है वो 60-70 रुपये नीचे है। उसके बावजूद महंगाई में बहुत ज़्यादा कमी नहीं हुई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो एरिया है जिसमें क्या किया जा सकता है। हमारे यहाँ ना इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जो है मार्केट की सही इफेक्टिव रेगुलेशन का प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस को रेगुलेट करें, एटलीस्ट इस चीज़ को रेगुलेट करें कि कोई होर्डिंग तो नहीं हो रही, या जो प्राइस पीछे से कम आ रही है कोई प्रॉफिटेरिंग तो नहीं हो रही। इसमें ना स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स का तो आपको पता है जो है कोई उनका वजूद नहीं है उस तरह से। तो ये हमें करना पड़ेगा। फंडामेंटल इशू ये है कि हमें लोकल गवर्नमेंट्स को जो है ना फॉर्म करना पड़ेगा, जो कि मार्केट्स के ऊपर चेक्स रखें कि कोई होर्डिंग तो नहीं हो रही, और जो हम कहते हैं ना फार्म टू मार्केट, यानी कि जहाँ से चीज़ बन रही है, जहाँ से चीज़ इंपोर्ट हो रही है, जहाँ तक चीज़ आ रही है, इस पूरी चेन के अंदर हमें एक इफेक्टिव गवर्नेंस करनी पड़ेगी। और ये देखना पड़ेगा कि जो सप्लाई है, जो डिमांड है, इसकी बेसिस पे प्राइस डिटर्मिन हो, ना कि होर्डिंग और स्मगलिंग और इन सब चीज़ों की वजह से प्राइस में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा है, कमी हो। तो प्राइस नीचे आए तो इसे पास ऑन करना चाहिए। वैसे मैं आपको ये बता दूँ, ये हिस्टोरिकली रहा है मदिया, ऐसा नहीं होता। कीमतें हमेशा जाती ऊपर तेज़ हैं और नीचे कम आती हैं। ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है और हमारे यहाँ ये अनोखा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा इसलिए होता है कि हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, गवर्नेंस हमारे यहाँ ज़्यादा वीक है, इसलिए ऐसा होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली हम सही बात की, हमारी गवर्नेंस यहाँ पे बड़ी वीक है और हम हमेशा शायद इस चैनल में बैठे हो, किसी और चैनल में बैठे हो, हमेशा वीक गवर्नेंस के वाले से ज़रूर बात करते हैं कि अगर गवर्नेंस ठीक होती तो मामला शायद थोड़े बहुत बेहतर होते। थैंक यू सो मच खुरम फॉर योर टाइम। खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे और पेट्रोल की कीमतें लोग इससे बड़े परेशान हैं और अब लोग यही देख रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में 15 दिन बाद शायद थोड़ी बेहतरी आए। और लोग लिटरली लोगों को अब तनख्वाह आने का इतना इंतज़ार नहीं होता जितना लोगों को डर होता है। लो जी 1 तारीख आ गई, लो जी पेट्रोल की प्राइस तो बढ़ेगी। तो कुछ ऐसा निज़ाम होना चाहिए और कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए कि लोग 1 और 15 तारीख जो महीने की होती है उससे डरना छोड़ दें, क्योंकि यही 2 तारीखें होती है जिसमें नए पेट्रोल की जो कीमत है वो आ जाती सामने। कराची के एक और हल्का जिसके वाले से बात करेंगे और ये हल्का है NA 249, जो पहले NA 255 हुआ करता था। इस हल्के से 2018 में MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कामयाबी हासिल की थी और इस हल्के में गुज़िश्ता 5 साल में कितने तरक्याती काम हुए और यहाँ के मसाइल क्या हैं, हुज़ैफ़ा खान की रिपोर्ट में देखते हैं। यह है कराची का हल्का NA 249, जिसमें लियाकताबाद, नाज़माबाद, पापोश, रिजविया, गोलीमार ये तमाम इलाके शामिल हैं। इस हल्के की आबादी तकरीबन 9.5 लाख है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर 5.5 लाख हैं। इस हल्के में कई सालों से MQM पाकिस्तान के मुंतखब उम्मीदवार रहे हैं, लेकिन क्या MQM पाकिस्तान ने इस हल्के के हालात बदले और इस वक्त इस हल्के के क्या मसाइल हैं, आइए लोगों से जानते हैं।
इस वक्त आपके लियाकताबाद में तमाम तर चीज़ें ठीक हैं या मसाइल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है और बहुत सारे मामलात हुए हैं, जो काम पेंडिंग थे वो भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेवरेज हो गया, जैसे रोड हो गए। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी का फंड था जो कि उन्होंने यहाँ पर दिया और 24 लाइन की पाइप लाइन जो है ना यहाँ डलवाई है। अब इलाके वालों को जो है ना सुकून है, कारोबार चल रहा है, वरना यहाँ 10-15 साल से लोग बहुत परेशान थे। हल्का NH 249 इलाका है लियाकताबाद नंबर 7 और आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि दूर दराज इलाके में डंपिंग स्टेशन बनाया हुआ है, बल्कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये लियाकताबाद नंबर 7 के बीच रिहायशी इलाके के अंदर जो है वो अतराफ़ की गलियों से कचरा चुनने वाले ला के ट्रॉलियों के ज़रिए यहाँ पे कचरा जमा कर रहे हैं। इलाका मकीनों का ये कहना है कि ख़ास तौर पे इलेक्शन की वजह से, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन चल रही है, तो यहाँ पे बड़े बड़े डंपर ला के कचरा उठाया जा रहा है। अदरवाइज़ इस डंपिंग पॉइंट पे 7-7 दिन 8-8 दिन कचरा ऐसे ही जमा रहता है। लेकिन सिर्फ इस इलाके की बात ही नहीं है, NH 249 के कई इलाके जो है वो इसी तरीके से बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। अच्छा, अब इस वक्त हम NH 249 के इस ज़िले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर खड़े हुए हैं, जिसका नाम है अब्बासी शहीद अस्पताल। लेकिन यहाँ क्या सूरत हाल है, ये एक भाई हैं, ये पेशेंट को लेकर आए, इनसे पूछते हैं क्या हुआ है आपके साथ, किस पेशेंट को लाए अंदर, क्या फर्स्ट एड वगैरह मिली? बिल्कुल ही बेकार है, हमारा मरीज़ आधे घंटे से तड़प रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। दवाई वाई मिली? दवाई तो अपनी लेनी है ना, वो तो सरकारी अस्पताल है फिर भी। बिल्कुल। और अंदर सफाई कैसी है? बिल्कुल ही बेकार है। आपकी जितनी दवाइयाँ हैं, यहाँ तक कि एक सिरिंज भी, एक इंजेक्शन होता है ना खाली, वो भी आपको यहाँ बाहर से खरीदना पड़ेगा। स्ट्रेचर कोई नहीं है, बेड कोई नहीं है, गिनती के कोई 5 से 6 बेड हैं पूरा हॉस्पिटल के। इतना बड़ा हॉस्पिटल है पूरे कराची का, 5 से 6 बेड इसके अंदर हैं। पर्ची लो तो पर्ची के भी पैसे, टांगे के भी पैसे, डॉक्टरों की मिन्नतें करना पड़ रही हैं, वो उधर फ़ोन पे लगी हुई बातें कर रही है, वो उधर फ़ोन पे लगी हुई बातें कर रही हैं। हम मिन्नतें कर करके थक गए, सर फट गया हमारा, मिन्नतें कर करके टांगे लगे। तो ये क्या सरकारी अस्पताल है भाई? यहाँ पर बात है तो सब लोग करते हैं, लेकिन अभी तक अमल कुछ नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह करके बस ये सड़क बनी है, अभी हमारे घर का पानी का मसला हुआ, अल्लाह अल्लाह करके, लेकिन 1-2 घंटे के पानी आता है। सड़क नहीं बनी, वहाँ पर परेशानी है, पानी की परेशानी। अब पार्क भी उजड़ गया, जो बनाया था पार्क, यहाँ पर भी हिरोंची तोड़ के सब ले गए, लोहा वगैरह ये सारे। अभी भी अमल कुछ नहीं हो रहा है। अगर अमल हो जाए तो इंशाल्लाह ये खुशहाल हो जाए नाज़िमाबाद। कैसा सिस्टम है कि अभी आप जाएँ, ये बड़े बड़े तंदूर बना हुआ है, उनमें गैस फूल आ रही है, घर में जाए चूल्हा ही नहीं जलता। पार्क हैं अभी भी हैं, लेकिन उनका हाल बुरा है, उन पर तवज्जो नहीं है, कोई भी तवज्जो कुछ भी नहीं है। कुछ भी करे कोई भी, रेंचियों के ठिकाने बना दिए उन्होंने सेफ। जिनकी जो है ना कहते हैं अक्सरियत नहीं है, उनको इख्तियारात दे दिए गए, उनको बना दिया गया कराची का मालिक। MKM पाकिस्तान एक फेवरेट है, यहाँ से हमेशा जीतती भी है और कुछ काम भी करती है। अगर उसको काम करने दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह काम ज़रूर करेगी। एक तरफ अवाम गैस, बिजली और पानी की मसाइल से दो चार है कि हल्के में 2 बड़ी सियासी जमातों के दरमियान होने वाले क्लैश ने हल्के के हालात मजीद कशीदा कर दिए हैं। लेकिन लोग अभी भी उम्मीद है कि शायद इस बार उनका वोट इस हल्के की तकदीर को तब्दील कर देगा। कैमरामैन इमरान खान के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक ज़माना था जब हमारे और आपके घरों का माहौल बड़ा मुख्तलिफ हुआ करता था। आज जो कुछ हम देखते हैं वैसे तो हम अपने टाइम में सोच भी नहीं सकते थे। मैं अपने बचपन की भी अगर बात करूं तो एक टाइम होता था कि जो वक्त होता था कि हाँ अगर आपने कार्टून देखने हैं तो आपने शाम इतने बजे आपने कार्टून देखने हैं, और उससे पहले अगर आपने कोई भी खेलना होता था तो वो खेल के आप घर वापस आते थे, कार्टून देखते थे, और उसके बाद फिर घर से बाहर आपका जान निकलना ममनू होता था। फिर आपने होमवर्क करना होता और उसके बाद आप एक अच्छे टाइम पे सो जाते थे। मतलब स्क्रीन टाइम, आजकल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए। उस टाइम हमारा जो स्क्रीन टाइम था वो गिन के 1 या 1.5 घंटे होता था। अम्मा बा जो रात को जो ड्रामाज वगैरह देख रहे होते थे वो भी बच्चों को देखने की इजाज़त नहीं होती थी, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको सुबह स्कूल जाना भी होता था कि अच्छा पढ़ लो, जाके रिवाइज कर लो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी। और फिर जब मिल के सब घर वाले साथ आके बैठा करते थे, वी यूज़ टू वैल्यू दैट टाइम। गो के होता था कि चलो जी आके बैठ के तो कोई एक चीज़, खैर ऐसे म्यूज़िकल गाला भी इतनी चीज़ें होती थी कि उसको देख के आप इंजॉय करते थे। एक डिबेट होती थी, एक मुकालमा होता था जो कि आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म होता जा रहा है। आपने नोट किया होगा
आपके जब घर वाले सब शाम में अगर कभी इकट्ठे होकर बैठते भी हैं डिनर टेबल पे भी, तो आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं, एंड एवरीवन इज़ बिजी ऑन देयर फ़ोन। अब्बा अलहदा फ़ोन में बिज़ी हैं, अम्मा भी कुछ फ़ोन पे देख रही हैं, बच्चे जो हैं एक बच्चा गेम खेल रहा होगा, दूसरा बच्चा भी फ़ोन पे कुछ चीज़ देख रहा होगा, कम्युनिकेट नहीं कर रहे। हम ग्लोबल विलेज तो बन गए हुए हैं, हम पूरी दुनिया में बैठे लोगों से तो कनेक्ट कर गए हैं, लेकिन हम उन लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं जो हमारे घर में हमारे सामने सोफे पे बैठे हुए हैं, हमारे आसपास मौजूद हैं। इसी वाले से मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ तो मौजूद हैं जी माइंड साइंस के एक्सपर्ट अरूज मुइज़, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो मच अरूज फॉर ज्वाइनिंग अस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अरूज, ये सबसे पहले तो मुझे बताएं, चलिए ये तो हमने देख लिया कि जी आजकल बच्चे किस किस्म की चीज़ों में कौन कौन सी गेम्स है वो देखना चाहते हैं, फिर बच्चों का दिमाग एग्जैक्टली ऑपरेट भी वैसे करता है जो वो देख रहे होते हैं और जिसके अंदर वो बड़ा पार्टिसिपेट करके इसको खेल रहे होते हैं। ये माँ बाप और बच्चों के दरमियान एकदम से इतना गैप कैसे आ गया कि जो बच्चे हैं उनको ऐसी गेम्स के अंदर जो है वो ज़्यादा सुकून मिलने लग गया है? अच्छा, बेसिकली लाइफ अगर हम पुराने अपने वी गो 20 years बैक, तो लाइफ इतनी फास्ट पेस नहीं थी जितनी फास्ट पेस अभी, इतनी कंपेटिटिव नहीं थी जितनी अभी कंपेटिटिव है। सेकेंडली इसके अंदर एक और चीज़ है कि पहले जो जनरेशन गैप था वो 10 साल का, एक डेकेड का कहा जाता था कि हर 10 साल के बाद एक जनरेशन गैप आता है फैमिलीज के अंदर, आपकी जनरेशन्स के अंदर। अब वो गैप कम हो गया है, अब वो गैप हर 4 या 5 साल में एक जनरेशनल गैप आता है, जैसे कि जेन जी है, मिलेनियल्स है। अब ये सारे जो गैप्स इसलिए आ रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट पेस हमको मिल रही है, और इस फास्ट पेस इन्फॉर्मेशन को हमें अपने पास रिटेन कैसे करना है हमें पता नहीं है। आपको पता है गेम्स की वजह से और सोशल मीडिया पे जो हम गेम्स खेल रहे होते हैं या छोटे छोटे हम शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, उसकी वजह से हुआ क्या है हमारे साथ, हमारा अटेंशन स्पैन जो एक बच्चे का 25 मिनट्स का होता है, तभी हम स्कूल के 45 मिनट्स के हुआ करते थे, राइट? अब वो 25 मिनट्स एंड इट्स अ रिसर्च एंड प्रूवन दैट इज गॉन डाउन टू 15%। बिकॉज आप देखें जो हम इंस्टाग्राम पे या कहीं पे हम शॉर्ट्स देखते हैं छोटे छोटे 1-1 मिनट के, राइट, वो एक ड्रग की तरह काम करता है, हमें एक सेटिस्फैक्शन देता है। जैसे ही नहीं मिलता हम फौरन से अपना फोन उठाते हैं और 1-2 शॉर्ट्स देखना शुरू कर देते हैं। सॉरी, दैट मीन्स आवर ब्रेन नीड्स अ स्टिमुलाई लाइक अ ड्रग, लाइक अ ड्रग, क्योंकि ये एक ड्रग की तरह काम करता है। जो बच्चे जब ये एक बॉडी के अंदर एक हार्मोन पैदा करता है जिसकी वजह से वो एडिक्टेड। ये जो हम जिस ड्रग की बात कर रहे हैं, जो बच्चा जिस तरीके से, जो हम देखते हैं पबजी वाले में भी बच्चे किस तरीके से खुद को इन्वॉल्व कर लेते थे, और हमने फिर देखा भी कुछ केसेस ऐसे सामने आए कि एक बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया जो कि नर्स थी, और अपने बच्चे को मना कर ली थी कि वो पबजी ना खेले। और उसके बाद इट्स नॉट ओनली पबजी, हमने टिकटॉक में भी देखा जी कि टिकटॉक में भी एक वो हीरो बनने के चक्कर में एक लड़कों ने एक जवान बंदे को मार दिया था, मतलब गोली चला दी क्योंकि एक वीडियो बना रहे थे। तो ये स्पेसिफिकली मार धाड़ वाली गेम जो हमारे बच्चे खेल रहे हैं, तो ये इनके दिमाग में क्या चलता होगा, जो सामने इनके शख्स आता होगा इसके बारे में क्या सोचते होंगे? ये तो एक डिफेंसिव मोड में रहते होंगे। They feel like a superhero. Like अगर मैं आपको कंट्रोल दे दूं एक फिक्शनल रियलिटी का जिसके अंदर you can kill or do whatever you want, और अपनी रियलिटी में एक आप मजलूम बच्चे हो जिसको माँ मना करी मोबाइल यूज ना करे, तो वो जो फिक्शनल रियलिटी है उस बच्चे के ऊपर पूरी हावी हो जाती है। And it is actually, you use the word correctly when I said it, that it is an addiction. एक addiction है ये, और उस पे जब बच्चे को वो नहीं मिलती तो वो एक ड्रग एडिक्ट की तरह हो जाता है, उसके हाथ पैर कांपेंगे, वो मतलब फील करेगा। बच्चों के अंदर जो इनकलकेट कर रहा है बिहेवियर, उसमें वो एक तो डिसअपॉइंटमेंट बच्चा नहीं ले पाता, उसके लिए डिसअपॉइंटमेंट इज अ बिग नो। और उसके बाद हमने देखा ये बच्चे जिनका आप जैसे बात भी करती है कि अटेंशन का टाइम स्पेन बहुत कम हो गया है, इन बच्चों के अंदर अब ना नाउमीदी भी, अगर ज़रा सी कोई चीज़, कोई पैच, डार्कर पैच ज़्यादा लंबा आ जाता है तो ये नाउमीदी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, एंड समटाइम्स दे गेट सुसाइडल। सो हम कैसे बच्चों को निकाल सकते हैं इससे? देखिए, आपके लिए एक तो वही वाली बात है, थोड़ी बात अजीब होगी लेकिन फिर भी कर रही हूँ। याद है आपको पिछले 15-20 साल, आई डोंट नो इफ यू डोंट रिमेंबर, आई रिमेंबर बट आई हैव सीन इन माय लाइफ, कि हम क्रिकेट खेला करते थे बाहर, हम पतंग खेला करते थे, वो सारी एक्टिविटीज हमारी सोशली बंद हो गई। क्या कुछ भागने वाली हर गेम, हाँ बिल्कुल। अभी हमें करना, अगर आप चाहते हो अगर आपके बच्चे इन चीजों से निकले तो स्टार्ट मेकिंग देम सोशलाइज,
उनको किसी ऐसी एक्टिविटी में जानो डालो जो ग्रुप एक्टिविटी हो, लाइक फुटबॉल, लाइक स्विमिंग, लाइक समथिंग जिससे वो इंटरेक्ट कर सके। इंस्टेड ऑफ इंटरेक्टिंग अपने ब्रेन के अंदर एक गेम के साथ, वो लोगों से इंटरेक्ट करें। हमें क्या है कि हम अपने बच्चों कहते हैं हालात सही नहीं तो हम बाहर जाने नहीं दे रहे उनको, तो हम बच्चे को बाहर नहीं जाने दे रहे और अंदर उसको एक नई रियलिटी बना दी, एक नई दुनिया बना दी। तो उसके लिए तो वही सब कुछ हो गया ना। तो इफ यू वांट योर किड टू कम आउट ऑफ दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल सोशलाइजेशन स्टार्ट करें, फिजिकल एक्टिविटी, एंड थर्ड, आप चाहते बच्चा मोबाइल यूज ना करे तो आप भी मोबाइल यूज ना करें। ये बहुत बड़ी बात है। आपने आपने अपना इंट्रो दिया, आपने एक बात की कि खाने के टेबल पे सब मोबाइल पे होते हैं और माँ बाप भी मोबाइल पे ही होते हैं। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ चाइल्ड कि वो क्या करेगा? मैं हमेशा अपने हर शो में बात करती हूँ कि अ चाइल्ड कैन, क्या एक बच्चा कोई चीज सीखने से वो फेल कर सकता है लेकिन वो इमिटेट करने से फेल नहीं कर सकता। जो आप करेंगे आपका बच्चा वही करेगा। सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू चेंज। जहां तक और जिन बच्चों में ये बिहेवियर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है उनके लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। अगर आप ये समझ रहे हैं किसी बच्चे को ट्रीटमेंट पे ले जाना गलत है, बिकॉज व्हाट इज डेवलपिंग ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर डिसऑर्डर। नेक्स्ट थिंग व्हाट इज डेवलपिंग ADD, अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर। So these are the things that culcating in the brain of the child. इन सब चीजों के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट की हेल्प होगी अगर आपका बच्चा ऑलरेडी इस इशू के अंदर है, और अगर आपको लगता है कि डेवलप हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा प्रॉब्लम को जो टच भी ना करे तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को जो है दूर रखें इन गेम से और अपने फ़ोन से, और उनका स्क्रीन टाइम आपको लिमिटेड करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ अरूज मोइस मौजूद थी। एक और अहम टॉपिक के वाले से हम बात करेंगे। हम जनाब बड़े शौक़ से आजकल ड्रामास वगैरह देखते हैं और हमें ड्रामास बड़े पसंद भी हैं, लेकिन हम उनमें देखते हैं कि ये ड्रामास जो है आजकल मैसेजेस वगैरह क्या दे रहे हैं। हमारे जितने भी स्टार्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, हम ये देखते हैं कि जी ये वो कितनी अपनी एफर्ट पुट इन कर रहे हैं किसी भी अपने एक कैरेक्टर को निभाने के लिए। गॉन आर द डेज जब PTV के ड्रामास होते थे और उसमें हम देखते थे कि किस तरीके से अपने एक किरदार को लेके हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो कितना सीरियस होते थे और किस तरीके से अपने आप को उन किरदारों में ढाल लेते थे। बहुत सारे हमारे बड़े बड़े ऐसे आर्टिस्ट जिनका मैं नाम लूँ तो ऐसा लगता है कि जी उन्होंने खुद को बिल्कुल, और हमें लगता था शायद ये असल ज़िंदगी में भी ऐसे होंगे। वाई? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस तरीके से किरदार में जो है वो बिल्कुल शेप के ढाल लिया होता था। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कास्ट करते हुए भी अक्सर हम देखते हैं कि भाई ये जो कैरेक्टर है ये तो सूट ही नहीं कर रहा जो भी कहानी में जो कैरेक्टर लिखा गया है उसको। इसकी बड़ी वजह क्या है और क्यों हमें लगता है कि अगर आपकी गोरी रंग होगी ओनली देन आप अच्छी हीरोइन बन सकते हैं, अगर आपकी चेहरे पे छोटी छोटी सी दाढ़ी होगी, आप पतले दुबले होंगे, ओनली देन आप जो है वो हीरो बन सकते होंगे, आपको मॉडलिंग में अच्छा मॉडल होंगे तो ओनली आप हीरो बन सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, वो जो कहते हैं प्रॉपर तरीके से कास्टिंग हमें वो इंडस्ट्री में क्यों नज़र नहीं आती, और क्या हमारे जितने भी एक्टर्स हैं वो अपना रोल पूरा अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस हवाले से जनाब हमने बात करनी है और ये बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नजफ बिलगरामी हमारे साथ मौजूद है, मशहूर प्रोड्यूसर है। अस्सलाम वालेकुम नजफ एंड वेलकम टू सबका समा। गुफ्तगू में थोड़ी सी समेट दूँ और जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे, हमने क्यों चीज़ें स्टेपल बना दी हैं कि अगर हमारे पास एक गोरी रंगत वाली लड़की होगी और या फिर वो लड़का पतला दुबला जिसकी छोटी छोटी सी दाढ़ी होगी, यही वो लोग हैं जो कि हीरो का किरदार अदा कर सकते हैं या हीरोइन का किरदार अदा कर सकते हैं। जैसे मैं ब्रेक में बात भी करते हैं, कोंकणा सेन की बात कर रहे थे कि हमसाया मुल्क में कोंकणा सेन एक बहुत जानी मानी सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी नहीं है, शी इज़ अ एक्ट्रेस, मतलब वो जो मेन हीरोइन है। क्यों है हमारे मुल्क में? देखिए तो ये कि ब्यूटी स्टैंडर्ड क्या है, गोरी रंगत, आई थिंक कोंकणा सेन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, शी इज़ अ वेरी एंगेजिंग एक्ट्रेस। Yes, she is, तो वो उसकी इंटेलिजेंस जो है वो उसकी खूबसूरती है, उसके चेहरे पे इंटेलिजेंस आती है। देखिए सारी बात जो आपको ना ये सिम्टम है प्रॉब्लम का, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये कि हमारा कंटेंट जो लिखा जाता है वो बहुत ही सतही होता है। तो जब वो लिखा ही गया है कि लड़की की रंगत, लड़की बहुत खूबसूरत है, तो वही आप हम उस डाइजेस्ट से निकलना चाहते हैं ना कि वो उसकी खूबसूरत आंखें, तो और उसकी देखिए और देखिए इतने सारे चैनल्स खुल गए हैं, इतने सारे इंक्यूबेशन पीरियड जो है बहुत कम हो गया। एक जो PTV का प्ले होता था वो जब किसी किताब से माखूज होता था, लिखाई में बहुत दिन लगते थे, प्रोड्यूसर राइटर्स इन्वॉल्व होते थे, MD यूज्ड टू बी इन्वॉल्व, राइट, एक्टर्स की वर्कशॉप चलती थी 3 से 4 हफ्ते या महीने, और फिर वो ड्रामा फ्लोर पे जाता था किसी भी स्टूडियो में।
और वो बड़ा एक क्लोजली इंक्यूबेट करते थे जो कि सारे जो स्टेक होल्डर होते हैं उस ड्रामे के, इसमें राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सब साथ काम करते हैं। अब ऐसा है नहीं, क्योंकि इतने सारे ड्रामे बन रहे हैं और इतने सारे द ट्यूब हैज़ टू बी फेड ना, वो बहुत सारे ड्रामे, तो इसलिए हो गया कि वो उतना वक्त मिलता नहीं है। और वो एक्टर्स भी कह रहे होते हैं कि जी हम भी जो स्क्रिप्ट है ना जाके वो सेट पे जाके स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे होते हैं। हाँ, ये मैं पिछले मतलब वो उस स्क्रिप्ट में चल नहीं रहे होते, वो कैरेक्टर में चल नहीं रहे होते। नहीं चल रहे होते, बिकॉज वो फॉर एग्जांपल मैं अक्सर करता हूँ कि जब मैं अभी ड्रामा शुरू करने वाला हूँ तो मैंने अपने सारे एक्टर से कहा कि आप लोगों को रीडिंग पे आना होगा, तो वो उनके लिए अनहर्ड ऑफ चीज़ थी। तो रीडिंग का तो कल्चर ही नहीं है। किसी ने पूछा कि रीडिंग क्या होती है, हमने पढ़ तो लिया है, तो मैंने कहा नहीं, रीडिंग का मतलब ये है कि आप बैठेंगे, मैं बैठूंगा, मेरा डीओ भी बैठेगा, मेरा एडिटर बैठेगा और पूरी कास्ट बैठेगी और हम लोग रीड करेंगे। तो कहते इससे बहुत वक्त ज़ाया होगा। तो मैंने कहा कि हाँ, वक्त ज़ाया नहीं होगा, दैट विल बी योर प्रिपरेशन। आप पढ़ते वक्त मुझसे सवाल पूछेंगे कि ये क्यों कह रही है, ये ऐसे क्यों उसका एटीट्यूड है, तो मैं बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, फील आ सके आपके अंदर, ताकि एटलीस्ट आप लाइनें तो आप घर पे आके याद करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ बाकायदा ऐसे थिएटर की रिहर्सल होती है। ये भी बड़ी बात है, अगर आज के टाइम में कोई लाइनें घर से याद करके आ रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है, कुछ एक्टर्स हैं याद करके आते हैं घर से लाइनें याद। नहीं, वो मैं यहाँ पे ऐसी बात कह दूँ कि लोग बुरा मान जाए, लेकिन ये कि बहुत कम होते हैं जो लाइनें याद करके आते हैं। लेकिन मुझे लाइनें याद नहीं करवानी, मुझे एक होता है थिंग कॉल्ड लर्निंग योर लाइन्स एंड नोइंग योर लाइन्स। आपको कैरेक्टर में डालना है। उसको उर्दू में आप कहूँ तो बहुत वाज़ेह हो जाएगी। लाइनों को याद करना और लाइनों को जानना, हाँ, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। नो योर कंटेंट, नो योर कैरेक्टर। तो वो क्यों है ऐसा, वो लाइन क्यों ऐसे बोल रहे, तो फिर होता है कि वो सेट पे आते हैं और देखते हैं कि तो कहते हैं कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। तो मैंने कहा आपने 45 मिनट अपने बाल स्ट्रेट कराने में लगाए और मेकअप कराने में, अब आप आया तो मुझे ये 10 मिनट पूरा सीन खत्म करना है, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई ओनली हैव टाइम लेफ्ट फॉर वन टेक एंड हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, बिकॉज इसी मुझे 8 सीन या 7 सीन मुझे करना ही करना है। अच्छा, आपको नजफ लग रहा है कि आजकल लुक्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो है? हाँ, लोग ये परफॉर्मेंस पे इतनी तवज्जो नहीं है। वही ना कि ये सिम्टम है प्रॉब्लम की। हमारे देखिए ना, जो हमारे एक्टर्स हैं वो अपने आप को एस्थेटिकली करेक्ट करना चाहते हैं। मैं नहीं कहूँगा खूबसूरती बहुत अच्छी बात है, खुशशक्ल शख्स जो होगा वो अच्छा लगेगा और आपको कन्विंस करने में आसानी होगी अगर वो खुशशक्ल शख्स होगा। लेकिन इतनी बड़ी बात है, अगर आप खुश शक्ल हो तो बहुत सारी जगहों पे आपको कन्विंस करने में आसानी होती है। और हमारा एक वो है, हमारे क्रोनल एक सिंड्रोम हमारा कि गोरी स्किन जो होती है उस पर हम फौरन कन्विंस हो जाते हैं। अगर वो डार्क स्किन होगा तो आप कहेंगे नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसकी बात को की वेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो वो अच्छी बात है, लेकिन दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग। आपको ज़रा सा अपने, अगर आप पढ़ लें या फिर अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है एक कंबाइंड रीडिंग के लिए, एटलीस्ट टाइम ले लें। मैं तो अभी है, मेरा महीना है, महीने के बाद मैं पूरा ड्रामा शुरू करूँगा, तो मेरे पास महीना है, तो आप आके बात कर लें। हैव अ इंडिविजुअल रिहर्सल, हैव अ इंडिविजुअल रीडिंग। इतना ज़रूरी है क्योंकि देखिए मैं खुद फिल्म मेकिंग की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मालूम है कि तकरीबन 80% तो इट्स ऑन द पेपर्स, 80% जो है वो पेपर्स है, और उसके बाद फिर जो 20% है दैट इज एग्जीक्यूशन, कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। मैं और फोकस कर दूंगा। रॉबर्ट एल्टमैन बहुत मशहूर फिल्म मेकर था, इसने प्लेयर्स और नेशनल बनाई थी। उसने कहा था कि 80% ऑफ फिल्म मेकिंग इज कास्टिंग, the rest of 20% is quality control. When you go on the set and shoot, that's just quality control. 80% जो कास्टिंग होती है, तो आपने कास्टिंग सही की है तो आपकी अच्छी बनेगी, चाहे कुछ कर लें। हमारे यहाँ कास्टिंग पे ध्यान दिया जाता है नहीं पूरे, क्योंकि हमारे यहाँ अब ये ग्रुप का सिस्टम भी बहुत है कि जो कुछ अच्छे ग्रुप्स में हैं, जो अच्छे सर्कल्स में बैठते हैं, तो उन्हीं को बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर। मैं राइट नाउ कास्टिंग के मरहले में हूँ अपने अगले सीरियल की, तो मैं कोई कह करके कोई गलत लोगों को, लेकिन ये कास्टिंग पे हम लोग जो होते हैं वो वही रुझान ही होता है कि इसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं, इसकी सोशल मीडिया पे कितनी प्रेजेंस है, कितनी रीच है, और हाँ ये इस्लामाबाद से आएगी तो बहुत महंगी पड़ेगी। तो ये बातें भी होती हैं। अच्छा, साथ में चैनल्स का भी होता है कि चैनल्स भी कुछ मखसूस शहरों के साथ ही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं मखसूस शहर करें। दैट्स ओके, अगर उनका कंफर्ट जोन है किसी एक्टर के साथ और उनको एक, देखिए इट टेक्स एवरीथिंग टू मेक अ फिल्म और अ सीरियल, टेक्स एवरीथिंग गुड एंड बैड, और कुछ उनकी होती कंफर्ट जोन होता है क्योंकि वो एक्टर जो है उसने एक अच्छा प्रोजेक्ट पहले डिलीवर किया है, ही इज़ वेरी गुड। देखिए आप लोग तो जो लोग टीवी देख रहे होते हैं, ड्रामा देख रहे होते हैं, उनको तो सिर्फ वो एंड प्रोडक्ट मिलती है, देयर आर लॉट गोज ऑन। तो कुछ एक्टर्स होते हैं जो कि वक्त पे आते हैं, वो लाइनें याद करके आते हैं, वो एक्टर्स बड़ा तकलीफ के मरहला होता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए, टू व्हाट यू सी एट द एंड, वो उससे पहले एक 9 महीने 8 महीने की एक तबदीली होती है, क्योंकि वो शूट होता है, फिर एडिट होता है, फिर उसकी मार्केटिंग होती है, फिर उसकी अच्छा मुझे नजफ ये बताएं, अभी आपके सामने हम शो भी कर रहे थे तो कितने मुख्तलिफ, मतलब मैं खुद 2 घंटे में बहुत मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जो है उनके वाले से जिक्र कर लेती हूँ। ये मसाइल हमारे ड्रामास में डिस्कस क्यों नहीं होते? जैसे आपने ब्रेक बात की कि आप सुन रहे थे कि जी पेट्रोल की कीमत, अभी हम बात कर रहे थे जो हमारे बच्चों में जो टेंशन, बच्चों में कितनी बीमारियाँ प्रॉब्लम्स हो गई हैं,
सेहत के हवाले से इतने इश्यूज हैं, इनके हवाले से बात क्यों नहीं की जाती? हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ऐसी बहुत के एक बहन दूसरी बहन की दुश्मन, इन्हीं बहू सास बहू, इसी टॉपिक में क्यों भागते रहते हैं? देखिए हमारे जो टीवी ड्रामों में जो जॉनर जो कामयाब है वो घरेलू ड्रामा जो है ना, जिसको हम बहुत ही इन अ वेरी ब्लंटली कहते हैं सास बहू ड्रामा, वो मेरे ख्याल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, कोई बात नहीं। लेकिन ये प्रोवाइडेड कि आप उस जॉनर में और बातें भी कहें, उसकी आड़ में आप गहरी बात भी करें। लेकिन वो है कि उसकी आड़ में गहरी बात नहीं कही जा रही, बिकॉज जो राइटर है उसको कहा गया है कि आपको 3 महीने में पूरा एक 3 महीने का जो पीरियड होता है उसमें उसको लिखने होते हैं अराउंड 810 to 900 सीन्स। दैट इज इम्पॉसिबल। It is 800 to अभी जो मैंने सीरियल जो रैप अप किया है उसमें 835 सीन्स थे, एंड वी एंडेड अप डूइंग 840 बिकॉज कुछ सीन मैंने खुद लिखे थे, बिकॉज इन बिटवीन सीन्स में कुछ टोकनी बनी तो मैंने राइटर से बात किया और मैंने कहा इसमें एडिट सीन, हाँ, तो 840 सीन्स, तो आप इट इज इम्पॉसिबल टू राइट दैट। तो आपने राइटर के कंधों पे इतना वजन रखा हुआ है कि वो कैसी वो गहरी बात सोचेगा। सही। अच्छा, जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो जब इंडस्ट्री में आए तो, और अगर वो फ्लरिश करना चाहें मेहनत के साथ, क्योंकि हम देखें ना हमसाया मुल्क में तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो आज भी उतनी मेहनत कर रहा है, उनकी स्ट्रगल जो है वो चेंज नहीं, वो स्टार बन गए तो स्टार बनने के बाद स्ट्रगल और बढ़ेगी, क्योंकि आपको मेंटेन करना है, प्रूव करना है मजीद अपने आप को। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। नसीरुद्दीन शाह साहब का एक क्लिप थी इंस्टाग्राम पे, मैं कल ही देख रहा था, उसमें कहा था कि हमारे यहाँ लड़के बच्चे आते हैं और मुझे माँ बाप आते हैं कि ये बच्चा हमसे हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इसको एक्टर बना दें जी। तो ये बहुत ही बुरा, उनका ये बहुत ही बुरा एटीट्यूड है। कुछ बन नहीं निकलो, तुम टीचर बन जाओ, एक एक्टर बन गए, टीचर बन के सोचो। तो कहने का मतलब ये कि पढ़ाई लिखाई इज़ द एसेंशियल थिंग। तो मैं एक ही बात कहूँगा, क्योंकि बहुत कम है, पढ़ाई बढ़ जाती है अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपको और पढ़ना पड़ेगा। आपको किताब से नाता मत छोड़ें, और पढ़ाई अगर आपसे नहीं किताब नहीं पाती तो कन्वेंशनल वे ऑफ अगर आप स्टडी नहीं पाती तो अनकन्वेंशनल वेज ऑफ एजुकेशन को ना छोड़ें अपने आप, बिकॉज दिस इज अ जर्नी, इट विल नेवर एंड। जो नॉलेज की जर्नी है, स्पेशली इफ यू आर अ विजुअल आर्टिस्ट और एक्टर हैं, और बढ़ जाती है। ऑल्सो ज़रूरी नहीं कि फिर आप जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ना तो आपका खुश शक्ल होना भी ज़रूरी नहीं लोगों को कन्विंस करने में। जब आप शक्ल कुछ और होंगे, हाँ, फिर एग्जैक्टली फिर आप खुश जब दिमाग होते तो लोगों तक आपका मैसेज बहुत अच्छे तरीके से पहुंच जाता है। बहुत शुक्रिया जी, नजब विग्रामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखें। मंडे को मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।